नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। 17, 18, 19 दिसंबर के एडिटोरियल और करंट अफेयर्स एनालिसिस में आपका स्वागत है। देखिए दोस्तों, इलेक्शन सीजन है और इस समय पे रिसेंटली आपने देखा कि क्या हुआ, पार्लियामेंट में एकदम से बहुत सारे अपोजिशन के एमपीज को निकाल दिया गया। तो इन सब चीजों के चलते पॉलिटिकल न्यूज बहुत सारी रही हैं, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जैसे कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 28 जो ग्लोबल क्लाइमेट स्टॉक टेक हुआ है दुबई के अंदर, उसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं। फिर रेड सी के आसपास ये जो हौदी रिबल्स प्ले में आ गए हैं, इसको लेके कुछ निटी ग्रिटीज इनको समझने की कोशिश करेंगे। फॉरेस्ट राइट एक्ट को लेके बहुत ही अच्छा आर्टिकल है, इस आर्टिकल को समझने की कोशिश करेंगे। एक्चुअली में फॉरेस्ट राइट एक्ट 2006 इतना इंपॉर्टेंट क्यों था, इसको बहुत खूबसूरती के साथ यहाँ पे शरद चंद्र लेले जी ने समझाया है, तो इस पर्टिकुलर आर्टिकल को समझेंगे। फिर इलेक्शन कमिश्नर्स को इंडिया में किस प्रकार से चुना जा रहा है, इसको लेके पहले क्या नॉर्म्स थे, फिर सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया और फाइनली सरकार ने क्या किया, इसको लेके एक आर्टिकल है, इसको यहां पे देखेंगे। फिर यूरोपियन यूनियन का ये जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक्ट है, इसकी नीटी ग्रिटीज को समझने की कोशिश करेंगे। फिर भूटान ने बोला है कि इंडिया के साथ जो आसाम पे बॉर्डर है वहां पे एक बहुत बड़ी ग्रीन सिटी बनाएंगे, एक प्रकार का स्पेशल एडमिनिस्ट्रेटिव जोन बढ़ाएंगे, क्योंकि भूटान के अंदर भी ये इंप्लॉयमेंट को जनरेट करने के लिए इकोनॉमिक एक्टिविटी तेज करना चाहते हैं सस्टेनेबल मैनर में, इसलिए स्टेप्स लिए जा रहे हैं। उसके बाद ओवरऑल यहां पे सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया 10 नवंबर 2023 को, स्टेट ऑफ पंजाब वर्सेस प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू द गवर्नर ऑफ पंजाब एंड अदर। इसमें डी वाई चंद्रचूड़ साहब ने ये जो गवर्नर स्टेट लेजिस्लेचर द्वारा बिल को पास करके रोकते हैं या फिर उस पर एसेंट विदहोल्ड करते हैं या आप कह लो सरकार को मार्क कर देते हैं, इस पर डी वाई चंद्रचूड़ साहब ने क्या बोला और वो पॉइंट कैसे कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट डी डी बासु से अलग है, इसके बारे में हम लोग देखेंगे। बहुत ही अच्छा आर्टिकल है ये पीडीटी आचार्य साहब का। उसके बाद ओवरऑल अभी छत्तीसगढ़ में इलेक्शंस हुए, तो छत्तीसगढ़ के इलेक्शंस में ये जो मॉइस्ट इंसर्जेंसी है, इसको लेके जो ग्रास रूट डेमोक्रेसी, इसके रिस्पेक्ट में आर्टिकल है सीओपी 28 का, तो मैंने आपको बताया। और शाही ईदगाह की सर्वे को लेके आर्टिकल है। तो काफी सारे इंपॉर्टेंट सेंसिटिव टॉपिक्स के ऊपर आज हम लोग बातचीत करेंगे। एग्जाम्स पर्सपेक्टिव से जो टॉपिक्स है ना, उनको यहां पे मैंने आपके लिए शॉर्टलिस्ट कर दिया है। इसके साथ साथ दोस्तों ओवरऑल क्रिसमस की सेव यहां पे लाइव है। देखिए यूपीएससी का जो कोर्स है वो चल रहा है, जो इस पर्टिकुलर मेंटरशिप प्रोग्राम के बच्चे, उनको बता दूं कि लगभग 6 टॉपिक्स आज भी अपलोड कर दिए गए हैं, थोड़ी देर में लाइव हो जाएंगे, आपको मिल जाएंगे। प्लस जो प्रीलिम्स टिडबिट्स की सीरीज है उसमें भी वीडियोस धीरे धीरे करके अपलोड हो रही हैं। आगे आने वाले कुछ समय तक प्रीलिम्स टिडबिट्स तेज हो जाएगा और ओवरऑल प्रीलिम्स होने के बाद जो मेंस की वीडियोस हैं वो तो एज इट इज अपलोड होती रहेंगे। तो काफी होलिस्टिक मेंटरशिप प्रोग्राम है, काफी लंबा प्रोग्राम है ये। ऑलरेडी बहुत सारे बच्चे इस प्रोग्राम को ले चुके हैं हजारों में, लेकिन हाँ ऑब्वियस सी बात है, अब अगर कोई सीरियसली 2024 की तैयारी कर रहा है तो उसके लिए एंड पॉइंट आ गया इस प्रोग्राम को लेने का। रीजन बीइंग क्योंकि इसमें वीडियोस इतनी ज्यादा हैं कि अब अगर आपने इस प्रोग्राम को नहीं लिया तो आप इसके कंटेंट को ठीक तरीके से खत्म नहीं कर पाओगे। टेस्ट सीरीज भी इसमें एक्टिव है और जो रेगुलर डिस्काउंट है उसके साथ साथ क्रिसमस का भी एक डिस्काउंट मैंने यहाँ पे लाइव किया है। तो ये जो क्रिसमस और न्यू ईयर का टाइम आया, क्रिसमस न्यू ईयर 2023, तो बेसिकली कुछ दिनों के लिए ये डिस्काउंट है, आप चाहें तो इसको ऑप्ट कर सकते हैं। तो अभी तक का ओवरऑल इस कोर्स में सबसे ज्यादा डिस्काउंट है और इससे ज्यादा शायद आगे मिलने वाला भी नहीं है। तो आप चाहें तो इस कोर्स को ऑप्ट कर सकते हैं। इस कोर्स में बहुत हॉलिस्टिक तरीके से तैयारी कराई गई है और जो प्राइस आपको यहाँ पे दिख रही है दोस्तों, देखिए अब इससे कम में ज्यादा नहीं। बहुत सारे लोग मुझे मैसेज करते हैं कि सर क्या प्री भी पूरा है, क्या मेंस भी पूरा है। भाई देखो, ये एक वैल्यू एडिशन कोर्स है, एक मेंटरशिप प्रोग्राम है जहां पे इंपॉर्टेंट चीजें मैंने आपको बताई हैं। और बाकी कोर्स खत्म करवाने के लिए तो लक्ष्मीकांत और मॉडर्न हिस्ट्री सब कुछ मैंने रमेश सिंह पुरी की पूरी अपने चैनल पर अपलोड कर ही रखी है, तो वो तो फ्री ऑफ कॉस्ट वैसे भी अवेलेबल है। तो ऑलमोस्ट आपका कोर्स का 80 to 90% तो मैंने कंप्लीट ही कर रखा है। अब उस पर भी बहुत सारे लोग उल्टे सीधे मैसेजेस करते हैं कि सर इसमें ये भी है क्या, इसमें ये भी है क्या, इसमें ये भी है क्या। तो मैं इस प्रकार के मैसेज को जवाब दे नहीं पाता हूं। तो आप चाहें तो इस पर्टिकुलर कोर्स को टेकअप कर सकते हैं, बहुत ही ऑप्टिमम कॉस्ट पे अवेलेबल है। इतने कॉस्ट में तो बड़े बड़े कोचिंग इंस्टीट्यूट अपनी टेस्ट सीरीज बेचते हैं बस। तो आप चाहें तो उसको टेकअप कर सकते हैं। चलिए हम लोग अपने एडिटोरियल डिस्कशन पे और करंट अफेयर्स डिस्कशन पे वापस आ जाते हैं और अपने आज के टॉपिक को शुरू करते हैं। देखिए, नेवी डिप्लॉयज प्लेन वॉरशिप आफ्टर वेसल रिपोर्ट्स हाईजैक इन अरेबियन सी। MV Ruin, a vessel with an 18 Mumbai member crew, had sent a mayday message indicating boarding by 6 unknown person. तो भैया इंडियन नेवी ने स्विफ्टली रिस्पॉन्ड किया है, चूंकि एक माल्टा फ्लैग्ड कार्गो वेसल जिसमें 18 ऑन बोर्ड थे, इसने मेडे मैसेज भेजा कि हाँ भाई हमारे ऊपर अटैक हो चुका है। डिस्ट्रेस कॉल थी, इसको मेडे बोला जाता है। बहुत सारे आपने ये मूवीज में भी इस चीज को देखा होगा, ठीक है ना भाई। नेवी एक्शन पे यहां पे आ गई क्योंकि मेडे मैसेज रिसीव हुआ था यूनाइटेड किंगडम मैरीटाइम ट्रेड ऑपरेशन पोर्टल पे 14 दिसंबर को। इस पर्टिकुलर वेसल का नाम है MV रुइन और 6 पायरेट्स ने इलीगली इसको बोर्ड किया है। बाद में नेवी इसको ट्रैक कर रही थी, तो ऐसा बताया जा रहा था कि इसको सोमालिया की तरफ लेके जाया जा रहा है।
इंडियन नेवी ने अपने मैरीटाइम सर्वेलेंस के अंदर ओवरऑल अपने वॉरशिप्स को भी इस पर्टिकुलर इलाके में डिप्लॉय कर दिया है। इस पर्टिकुलर वेसल को सोमालिया की तरफ लेके जाया जा रहा है। उसके साथ साथ इंडिया ने अपने जो एरियल एसेट्स हैं इनको यहां पे डिप्लॉय कर दिया है। जो इंडियन एयरक्राफ्ट है वो इस हाईजैक्ट वेसल के ऊपर से ओवरफ्लू करके निकला 15 दिसंबर की सुबह को। एयरक्राफ्ट इस पर्टिकुलर वेसल की मूवमेंट को लगातार मॉनिटर भी कर रहा था। गल्फ ऑफ एडन में एंटी पायरेसी पेट्रोल, देखिए मैं आपको चीज समझाता हूं। बाब अल मंदब स्ट्रेट के बारे में आपने सुना ही होगा, नहीं सुना तो मैं यहां पे आपको अपने मैप में दिखा दे रहा हूं। यहां पे दोस्तों आपको गल्फ ऑफ एडन नजर आ रहा है, ठीक है ना। और गल्फ ऑफ एडन के ऊपर इधर आपको रेड सी नजर आएगा। अब रेड सी और गल्फ ऑफ एडन को जो छोटी सी नैरो स्ट्रेट ऑफ वाटर जोड़ती है ना, इसी को आप बाब अल मंदब बोलते हो। बाब अल मंदब के बगल में कौन कौन सी कंट्री है, तो आपको यमन नजर आ रही है, इस तरफ जिबूती नजर आ रही है, और जिबूती में बहुत सारे मिलिट्री बेसेस हैं। इटली का मिलिट्री बेस है, फ्रांस का मिलिट्री बेस है, यहाँ पे यूएस का मिलिट्री बेस है, चाइना का मिलिट्री बेस है। इससे ऊपर एरिट्रिया है, एरिट्रिया में भी बहुत सारे मिलिट्री बेसेस को बनाया जा रहा है। नीचे की तरफ सोमालिया है। अब ये जो गल्फ ऑफ एडन वाली लेन थी ना, और इसके साउथ का इलाका था, 2012 के समय पे और उससे पहले इस पर्टिकुलर इलाके में ना पायरेसी बहुत एक्टिव थी। तो पायरेसी को टैकल करने के लिए ओवरऑल एक इंटरनेशनल ग्रुपिंग बनाई गई, जिसमें इंडिया, यूएस, सऊदी अरेबिया, आप कह लो चाइना, सब इन्वॉल्व थे। सब मिलके ओवरऑल इस पायरेसी से लड़ रहे थे, रशिया तक इन्वॉल्व था। लेकिन अब क्या है कि यमन के जो हूती रिबल्स है ना, वो यहां पे प्ले में आ चुके हैं। यमन के हूती रिबल्स का टारगेट ये है कि भाई इसराइल ये जो गाजा पट्टी में हमास के ऊपर अटैक कर रहा है और उसके चलते सिविलियंस को मार रहा है, तो इसराइल के अटैक को रोका जाए। अब जब इसराइल ने हमास के ऊपर अटैक किया गाजा पट्टी के अंदर, उस समय पे हिजबुल्लाह जो कि एक प्रॉक्सी ग्रुप है ईरान का, साउदर्न लेबनान में एक्टिव है। साउदर्न लेबनान आपको नक्शे में कहां नजर आएगा, तो आप साउथ में चले जाओ तो इसराइल के नॉर्थ में आपको लेबनान नजर आता है, ठीक है। और लेबनान के साउदर्न हिस्से में इसराइल के बॉर्डर के साथ एक्टिव है कौन से, आपके हिजबुल्लाह। उसी प्रकार से यमन के अंदर, यमन के बहुत बड़े इलाके पे कंट्रोल है किसका, हूती रेबल्स का। अब ये जो हूती रेबल्स है ये भी ईरान का एक प्रॉक्सी ग्रुप है। पहले तो हूती रेबल्स ने इसराइल के ऊपर वॉर डिक्लेयर किया और हूती रेबल्स ने अपने इलाके से मिसाइल वगैरह भी दागी इसराइल के ऊपर। लेकिन रेड सी, अब सऊदी अरेबिया के लैंड इलाके के ऊपर से मिसाइल मार नहीं सकते, सऊदी अरेबिया नाराज हो जाएगा, ठीक है ना। अभी के लिए सीज फायर हो रखा है। तो रेड सी से जब मिसाइल जा रही थी तो यूएस के वॉरशिप्स ने उन मिसाइल को डिस्ट्रॉय कर दिया। तो यमन को समझ में आया कि करें क्या। तो ऑब्वियस ही बात है, यमन की और ईरान की बैक चैनल टॉक्स हुई होंगी और यहां पे यमन ने एक आइडिया निकाला, एक काम करते हैं, हम अपनी स्ट्रेटेजिक लोकेशन का इस्तेमाल करते हैं। तो यमन के हूती रेबल्स ने ये जो बाब अल मंदब स्ट्रेट से कॉमर्शियल शिपिंग वेसल्स निकल रहे हैं, जो भले एशिया की तरफ जा रहे हैं या फिर रेड सी से होकर यूरोप की तरफ जा रहे हैं, इनके ऊपर इन्होंने अटैक मारना शुरू कर दिया। खासकर उन शिप्स को ये टारगेट कर रहे हैं जो किसी भी प्रकार से इसराइल से जुड़े हुए हो, चाहे वो इजरायली फ्लैग्ड हो या फिर इसराइल के बिजनेसमैन के कंट्रोल के अंदर में हो, फ्लैग किसी भी कंट्री के साथ जुड़ा हुआ हो। इस प्रकार के शिप्स के ऊपर यमन अटैक कर रहा है। स्ट्रेटजी क्या है यहां पे यमन की और उसके पीछे के प्रिंसिपल बैकर ईरान की, कि हां भाई जब ग्लोबल शिपिंग यहां पे डिस्टर्ब होगी तब दुनिया भर की कंट्रीज, यूएसए, कनाडा, यूरोप की कंट्रीज, इंडिया, इनके ऊपर प्रेशर आएगा और ये मिलके इसराइल को प्रेशराइज करेंगे कि गाजा जंग को बंद करो। तो एक इनडायरेक्ट तरीका ढूंढा यहां पे यमन के हूती रेबल्स ने इस पर्टिकुलर इसराइल की जंग को रोकने का। अब यहां पे दो तीन और चीजें हैं दोस्तों। सऊदी अरेबिया का एक पोर्ट शहर है नियोम, सऊदी अरेबिया उसको एक मॉडल शहर की तरह डेवलप कर रहा है। अब जब हूदी रिबल्स ने अटैक करना शुरू किया कॉमर्शियल शिप्स के ऊपर, तो एरिट्रिया में यूएस का जो मिलिट्री बेस है वो एक्टिव हो गया। अब यूएस ने अपने एलाइज के साथ मिलकर जापान को जोड़ा, इटली को जोड़ा, स्पेन को जोड़ा, इन सब एलाइज के साथ मिलकर बोला कि यार ये जो गल्फ ऑफ एडन में हूती रिबल्स है ना, इनको सबक सिखाते हैं, मिलिट्री ग्रुप बनाते हैं और इन हूती रिबल्स को मारते हैं। सऊदी अरेबिया ने बोला अरे भाई क्या कर रहे हो। सऊदी अरेबिया और ईरान की अभी डील कराई है बैक एंड से चाइना ने, और सऊदी अरेबिया यमन के हूती रेबल्स के साथ लड़ना नहीं चाहता। 2015 से ऑलरेडी सऊदी अरेबिया लड़ रहा है और इस यमन सऊदी अरेबिया की लड़ाई में यूएस ने कभी कभी सऊदी अरेबिया के अगेंस्ट बोल दिया। तो सऊदी अरेबिया को पता है कि यूएस यहां पे हूती रेबल्स के अगेंस्ट लड़ेगा, रीजनल पॉलिटिक्स में नुकसान सऊदी अरेबिया का होगा। तो सऊदी अरेबिया ने यूएस के जो बाइडेन को समझाया कि भाई आप हूती रेबल्स के अगेंस्ट सीधे सीधे वॉर मत डिक्लेयर करिए, थोड़ा संभल के मैटर को सॉर्ट आउट करिए। तो अब इस चक्कर में इन हूती रेबल्स का टारगेट बस ये है कि शिपिंग लेन्स को अटैक करके इसराइल के ऊपर प्रेशर पड़े अलग अलग कंट्रीज से कि भाई जंग जोड़ो। चूंकि यमन के हूदी रेबल्स हो चाहे आपका लेबनान का हिजबुल्लाह हो, ये मिल भी जाएंगे ना, ईरान भी मिल जाएगा ना, तो भी इनकी औकात नहीं है कि मिलिट्रीली इसराइल को हरा दे। ये बात ये बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं, इनका भी बहुत नुकसान हो जाएगा। तो उन्होंने इनडायरेक्ट तरीका पकड़ा कि कॉमर्शियल शिपिंग लेन्स को डिस्टर्ब करो और इससे ओवरऑल दुनिया भर की कंट्रीज के ऊपर प्रेशर आएगा और वो इसराइल को प्रेशराइज करेंगे, जंग रोको।
अब लेट्स सी ये चीज कहां पे निकल के जाती है। तो मोस्ट प्रॉब्ली इसी का एक आउटकम बताया जा रहा है, ये जो एमवी रियून करके वेसल हाईजैक हुआ है। हाईजैक से पहले ऐसा बोला जा रहा है कि एक ड्रोन के थ्रू इनके ऊपर अटैक हुआ था। ड्रोन शायद ईरान से उड़ रहा हो, हालांकि वो ईरान की धरती से बहुत ज्यादा दूर था। तो इस पर्टिकुलर न्यूज अनफोल्डिंग है, इसके बारे में आगे जब डिटेल्स आएंगे तो पता चलेगा, लेकिन इससे एसोसिएटेड जो जियो पॉलिटिक्स है वो नक्शे पे मैंने आपको बहुत डिटेल में समझा दिया। आगे चलते हैं। अगला, ऑप्टिमिस्टिक ऑन ट्रेड एग्रीमेंट अहेड ऑफ इलेक्शंस, स्विस नॉर्वे मिनिस्टर्स। देखिए क्या हुआ है, यहां पे इंडिया के बीच में बातचीत हो रही थी और 4 नॉर्डिक कंट्रीज के बीच में बातचीत हो रही थी जो कि यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन का हिस्सा है। तो ईएफटीए और इंडिया के बीच में बातचीत हो रही है ट्रेड और इकोनॉमिक पार्टनरशिप के लिए, टेपा के लिए। अब यहां पे जो ट्रेड मिनिस्टर हैं स्विट्जरलैंड के और नॉर्वे के, वो यहां पे पार्टिसिपेट कर रहे हैं। स्विट्जरलैंड और नॉर्वे दोनों यहां पे ईएफटीए के पार्ट है। इंडिया के अंदर इलेक्शंस होने वाले हैं। तो बेसिकली नॉर्वे के मिनिस्टर जैन क्रिश्चियन वेस्ट्रे और स्विट्जरलैंड की मिनिस्टर हेलेने बुडलाइगर, इन्होंने ये बोला है कि देर इज अ पॉसिबिलिटी कि इंडिया में इलेक्शन होने से पहले किसी प्रकार का ट्रेड एग्रीमेंट ईएफटीए और इंडिया के बीच में साइन हो सकता है। जो भी थोड़े बहुत डिफरेंसेस हैं उनको यहां पे रिजॉल्व किया जा सकता है। जो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं उन्होंने ये इंडिकेट किया है कि ट्रेड नेगोशिएटर्स इंडिया के इन 4 कंट्रीज से बातचीत कर रहे हैं। 4 कंट्रीज कौन कौन सी हैं? एक तो नॉर्वे, स्विट्जरलैंड बता दिया, इसके साथ 2 और हैं, आइसलैंड और लाइचेस्टेनस्टीन। लाइचेस्टेनस्टीन तो बहुत ही छोटी सी कंट्री है। तो मेन यहां पे नॉर्वे, स्विट्जरलैंड और आइसलैंड ही है। तो इनके बीच में टॉक्स मोमेंटम पकड़ रही है, लेकिन कुछ इश्यूज के ऊपर बातचीत यहां पे बाकी है। ठीक है ना। कॉमर्स मिनिस्ट्री के ऑफिशियल्स ने बोला कि ट्रेड इन गुड्स एंड सर्विसेज को लेके, ट्रेड और सस्टेनेबल डेवलपमेंट को लेके, सैनिटरी और साइटोसैनिटरी मेजर्स को लेके, ट्रेड रेमेडीज को लेके और एसोसिएटेड ट्रेड फैसिलिटीज, रूल्स ऑफ ओरिजिन को लेके जो निटी ग्रिटीज हैं उनके ऊपर यहां पे बहस चल रही है। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स को लेके बहुत सारी चीजें, जो पेटेंट है और जो कॉपीराइट है, जो कि ऑब्वियस सी बात है इन नॉर्डिक कंट्रीज के पास बहुत जबरदस्त लेवल पे है, इनको इंडिया के अंदर प्रोटेक्ट किया जाएगा प्रॉपर तरीके से कि नहीं, कहीं इनको कॉपी तो नहीं कर लिया जाएगा जिस प्रकार से चाइना ने दुनिया भर के कॉपी कर रखे हैं। इस बात को लेके ये मिनिस्टर्स थोड़ा चिंतित हैं। तो जितने भी ईएफटीए की 4 नॉर्डिक कंट्रीज हैं, इन्होंने बोला कि जब भी रिसर्च एंड डेवलपमेंट की बात आती है तो रिसर्च और डेवलपमेंट में डेफिनेटली इस बात में कोई डाउट नहीं कि ये 4 कंट्रीज बहुत ज्यादा आगे हैं और ये अपने आईपीआर के मैकेनिज्म को, आईपीआर के प्रोटेक्ट्स को, आईपीआर की टेक्नोलॉजीज को जो कि प्रोडक्ट्स के थ्रू इंडिया के अंदर आएंगी, प्रोटेक्ट करना चाहते हैं। तो आईपीआर इज ऑलवेज अ चैलेंज फॉर स्विट्जरलैंड और इसके चलते इंडिया के साथ जो निगोसिएशन है उसमें थोड़े चैलेंजेस निकल के आ रहे हैं। इनका बोलना है कि हम वन ऑफ द मोस्ट इनोवेटिव कंट्रीज है दुनिया में, हमने बहुत जल्दी से अपने आप को एग्रीकल्चरल से इंडस्ट्रियलाइजेशन में बदला है। स्विट्जरलैंड इस समय पे पूरी दुनिया को आर&डी में लीड कर रहा है। तो ऐसे समय पे इंडिया के साथ अगर हम बातचीत करते हैं तो भले इंडिया का वास्ट मार्केट का एक्सेस हमारे पास आएगा, बट एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम हमारी टेक्नोलॉजीज का एक्सेस इंडिया के पास जाएगा। तो इंडिया उन टेक्नोलॉजीज की आईपीआर को प्रोटेक्ट करेगा कि नहीं करेगा, इस बात पे इनको एश्योरेंस चाहिए। यही सब बातें यहां पे चालू हैं। ठीक है ना। इस प्रकार से यही बताया गया है कि इंडिया की और भी बहुत सारे मार्केट्स और कंट्रीज के साथ बातें चालू हैं। तो यही सारे कुछ इश्यूज होते हैं भाई कि क्वालिटी इश्यूज क्या होंगे अगर इंडिया के फूड प्रोडक्ट्स इन कंट्रीज में जाते हैं, इंडिया अपने मार्केट्स का किस हद तक एक्सेस देगा। फिर ये कंट्रीज कभी कभी चिल्लाने लगती हैं कि इंडिया अपने एग्रीकल्चर फार्मर्स को इतनी प्रकार की सब्सिडीज क्यों दे रहा है। और एक चीज, टेक्नोलॉजी को लेकर ओवरऑल ये कंट्रीज कुछ ज्यादा ही प्रोटेक्टिव, इनको लगता है कि इंडिया इनकी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके बहुत आगे बढ़ जाएगा। इंडिया की तरफ से डिमांड होती है कि इंडियंस को आसानी से वर्क वीजा इशू किया जाए इन कंट्रीज का, जिसको लेके कंट्रीज थोड़ा ज्यादा एप्रीहेंसिव हो जाती हैं, जो कि बहुत ज्यादा इमिग्रेशन अलाउ नहीं करना चाहती हैं। तो ये कुछ यहां पे इश्यूज हैं जो कि पेंडिंग है। फिर आगे, द स्टॉर्मी रेड सी, द कॉम्प्लेक्सिटीज ऑफ ग्लोबल इवेंट्स। ये भी बेसिकली कुछ हद तक इसी टॉपिक के साथ जुड़ा हुआ जो पहला वाला टॉपिक हमने बात की है। यहां पे अच्छा व्यू पॉइंट दिया है, कबीर तनेजा साहब ने, फेलो हैं स्ट्रेटेजिक स्टडीज प्रोग्राम के, ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन के साथ जुड़े हुए हैं। ये क्या बोल रहा है, अक्टूबर के एंड पे एक ऑडेशियस टेरर अटैक होता है हमास के द्वारा इजराइल के अगेंस्ट, इसके बारे में आप सबको पता है। ठीक है ना। और जो भी रीजनल स्टेबिलिटी की थोड़ी बहुत अवधारणा एग्जिस्ट कर रही थी यहां पे, ये पूरी हिल गई। और बाद में येमेन बेस्ड और ईरान अलाइंड हाउथी मिलिशिया ने भी बोला कि वो भी यहां पे गाजा के लोगों की मदद करेंगे और उन्होंने इजराइल के ऊपर वॉर डिक्लेयर कर दिया। अब इस वॉर के चलते ये जो रेड सी का इलाका है, ये जो स्विज कैनाल का इलाका है, ये कॉन्फ्लिक्ट के बीच में आ गया। अब स्विज कैनाल ओवरऑल वेस्ट और ईस्ट के बीच में 15% ग्लोबल ट्रेड को अकाउंट करता है। मिड नवंबर में जो हाउदीज हैं उन्होंने एक वीडियो रिलीज की। एक शिप था, बेसिकली उस शिप को भी इजराइल से कनेक्टेड बताया जा रहा था, वो टर्की से इंडिया की तरफ आ रहा था। उसके ऊपर वो हेलीकॉप्टर से उतरे, उसको रेड किया और उस पर्टिकुलर शिप को
हाईजैक कर लिया इन्होंने। ओके भाई, तो एक तो भाई ये है कि ये जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का इलाका है ये भी उतना स्टेबल नहीं है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज कहाँ है, तो आप इस तरफ आ जाओ, ये जो पर्शियन गल्फ और गल्फ ऑफ ओमान को कनेक्ट करने वाला इलाका है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। यहाँ पे यूनाइटेड अरब एमिरेट्स है, ओमान है, कतर है, सऊदी अरेबिया है, कुवैत है, ईरान है। तो ये इलाका अपने आप में उतना स्टेबल नहीं है। और उसके साथ साथ अब ये जो बाब अल मंदब स्ट्रेट वाला इलाका है जो कि गल्फ ऑफ एडन रेड सी को जोड़ता है, यहां पे भी भारी बवाल हो रहा है। तो अब ये जो रेड सी है ना, ये जो स्विस कैनाल है, ये एक जियोपॉलिटिकल चोक पॉइंट है। क्यों जियोपॉलिटिकल चोक पॉइंट है, फिर से मैप पे आ जाते हैं। इस पर्टिकुलर मैप में दोस्तों, अगर आप ओवरऑल इस स्विस कैनाल और गल्फ ऑफ एडन को अवॉइड करो, मान लीजिए जो लंदन है, यूनाइटेड किंगडम का लंदन, लंदन पोर्ट से अगर अरेबियन सी तक पहुंचना है, तो एक तरीका तो यह कि स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर से होते हुए, मेडिटेरेनियन सी से होते हुए, आपका स्विस कैनाल से होते हुए, रेड सी से होते हुए, बाब अल मंदब स्ट्रेट, गल्फ ऑफ एडन, अरेबियन सी में आ गए। दूसरा क्या है कि लंदन से शिप चले फ्रांस के थ्रू, फिर स्पेन, पुर्तगाल, मोरक्को, वेस्टर्न सहारा, मोरिटानिया, ये पूरा का पूरा जो वेस्टर्न अफ्रीका का बॉर्डर, इसको ट्रेवर्स करते हुए साउथ अफ्रीका के केप ऑफ गुड होप से घूम के फिर अरेबियन सी आया जाए। तब इससे होगा क्या कि लंदन से अरेबियन सी आने की जो डिस्टेंस है वो लगभग 9000 किलोमीटर बढ़ जाएगी, और जो टाइम है वो लगभग 10 दिन बढ़ जाएगा, अगर 20 नॉटिकल माइल्स पर आवर की स्पीड से चल रहा है आपका जहाज। समझ गए बात को। तो इसीलिए ओवरऑल ये रेड सी और जो स्विस कैनाल है और स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर वाला जो इलाका है, ये एक मेजर जियोपॉलिटिकल चोक पॉइंट बन के सामने आया है। यहां पे सऊदी अरेबिया की एक फ्यूचरिस्टिक सिटी भी बन रही है, न्यूम की। ये एक ऐसा प्रोजेक्ट है जो कि क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान खुद ओवरऑल सऊदी अरेबिया का फेस की तरह दिखाना चाहते हैं। रेड सी से ऑब्वियस सी बात है बहुत सारा ऑयल यहां पे शिप होता है। अब नवंबर में जो हौदी एग्रेशन यहां पे हो रहा है, इस हौदी एग्रेशन का रिस्पॉन्स यूएस किस प्रकार से दे रहा है, तो यूएस ने मिलिट्री कैपेसिटी को डिप्लॉय किया रेड सी में। ओवरऑल ड्रोन्स, मिसाइल्स वगैरह को एक्टिवेट करने लगे। अपने पार्टनर से बोला कि एक काम करते हैं, मल्टीनेशनल टास्क फोर्स बनाते हैं और इस बाब अल मंदब स्टेट में इन, आप कह लो हौदी रबल्स वालों को सबक सिखाते हैं। लेकिन मैंने पहले ही बताया सऊदी अरेबिया काफी लड़ चुका है हौदी से 2015 से लेकर अब तक, तो वो फालतू की लड़ाई यहां पे चाहते नहीं। और हौदीज की मिलिट्री कैपेबिलिटी भी अब बहुत हद तक बढ़ चुकी है दोस्तों। 1990s में हौदीज के पास 50 किलोमीटर रेंज की मिसाइलें हुआ करती थी। एज ऑफ 2022 हौदीज के पास हजार हजार किलोमीटर की रेंज की मिसाइलें आ चुकी हैं। तो ऑब्वियस सी बात है उनकी मिलिट्री कैपेबिलिटी इस पर्टिकुलर बाब अल मंदब वाले स्टेट वाले इलाके में इतनी बढ़ चुकी है कि वो शिपिंग लेन्स को तो आराम से डिस्ट्रॉय कर सकती है। अगर एक भी मिसाइल से उन्होंने एक भी कॉमर्शियल शिप को उड़ा दिया तो कॉमर्शियल शिप इधर से आना ही बंद कर देंगे। कोई सेलर अपनी जान पे रिस्क ही नहीं डालेगा इस तरफ से आने के लिए। तो इस पर्टिकुलर रीजन की जो इनफेमस जियोपॉलिटिकल कॉम्प्लेक्सिटी है ना, इसके चलते रियाद सऊदी अरेबिया ने भी वॉशिंगटन डीसी से बोला कि भाई थोड़ा रिस्ट्रेंट दिखाइए, सीधे सीधे सऊदीज के अगेंस्ट मिलिट्री एक्शन यहां पे ठीक है नहीं। अब मेन चीज यहां पे चाइना का फैक्टर आ जाता है दोस्तों। चाइना यहां पे बहुत शाना बन के काम कर रहा है। चाइना ने तो पहली बात यूएस को काउंटर करने के लिए ओवरऑल सऊदी अरेबिया और ईरान के बीच में एक ट्रूस करवाया जिसकी उम्मीद ही नहीं थी यहां पे। दूसरा, चाइना का जो स्टांस है इसराइल को लेके वो काफी बैलेंस्ड है। यूएस भाई सीधे सीधे सिंगल हैंडेडली मैग्नेनिमसली इसराइल को आंख बंद करके सपोर्ट करता है। हालांकि थोड़ा बहुत जो बाइडेन गरियाते भी रहते हैं कि यार जंग वगैरह रोको, इसराइल सुन नहीं रहा। यूएस जिस हद तक इसराइल को सपोर्ट करता है, चाइना उस हद तक इसराइल को सपोर्ट नहीं करता। चाइना एक बीच की बात करता है, निगोसिएशन की बात करता है, बैलेंस्ड व्यू पॉइंट रखता है पूरी जियोपॉलिटिकल जर्नी को लेके। तो इसीलिए इसराइल और गाजा के मुद्दे को लेके जो चाइनीज स्टांस है ना, वो अरब कंट्रीज को ज्यादा पसंद आता है। तो ऑब्वियस सी बात है ये जो हौदी रेबल्स है ये ईरान के कहने पे सब काम कर रहे हैं, चूंकि ये ईरान का प्रॉक्सी ग्रुप है। तो चाइनीज बेस्ड जो वेसल्स हैं उनके ऊपर तो वैसे भी अटैक नहीं कर होने वाला है। तो चाइना यहां पे जियो पॉलिटिक्स को बड़ा ही जबरदस्त तरीके से खेल रहा है। इस पूरे इलाके में गल्फ ऑफ एडन में और उसके साउथ में जो पायरेसी से अफेक्टेड इलाका था उससे लड़ने के लिए तो 2012 में इंडिया, चाइना, जापान, साउथ कोरिया सबने मिलकर गल्फ ऑफ एडन की ज्वाइंट पेट्रोल किए, पायरेसी को खत्म किया। लेकिन जब बात आ रही है यहां पे हुदी रेबल से लड़ने के लिए तो दुनिया उतनी यूनाइटेड नजर नहीं आ रही। सऊदी अरेबिया को भी प्रॉब्लम आ रही है, चाइना को भी यहां पे प्रॉब्लम आ रही है। कोई भी यूएस लेड ग्रुपिंग का पार्ट इतनी आसानी से बनना नहीं चाह रहा है। तो बेसिकली यहां पे जो ग्लोबल जियोपॉलिटिकल ऑर्डर है ये बहुत बदल गया है और इसमें नॉन स्टेट मिलिटेंट एक्टर्स भी काफी ताकतवर हो गए हैं पॉलिटिकली और मिलिटरली भी। यहां पे हम ऑब्वियस सी बात है हुदी रेबल्स की बात कर रहे हैं और इनका ऑब्जेक्टिव क्या है? ऑब्जेक्टिव ये है कि ये अपनी इस स्ट्रेटेजिक लोकेशन पे मिलिट्री पावर का इस्तेमाल करके इजराइल के ऊपर प्रेशर डालना चाहते हैं कि गाजा की जंग बंद करो।
अब इंडिया कहीं ना कहीं इससे अफेक्ट होगा, क्योंकि इंडिया का भी ट्रेड इसी स्वेज कैनाल और रेड सी के थ्रू पास होता है। तो ऑब्वियस सी बात है, इंडिया के ऑप्शंस यहाँ पे लिमिटेड है। इस पर्टिकुलर इलाके में इंडिया उतना ज्यादा एक्टिव है नहीं, हूदी रेबल्स के साथ हम सीधी सीधी बातचीत करते नहीं है। तो लेट्स सी आगे यहाँ पे क्या निकल के आता है। ठीक है, फिर अगला, एन अपहिल स्ट्रगल टू ग्रो द फॉरेस्ट राइट एक्ट। समझते हैं यहाँ पे शरद चंद्र लेले साहब क्या बोला। अच्छा आर्टिकल ये, 18 दिसंबर 2006 को राज्यसभा ने शेड्यूल्ड ट्राइब्स एंड अदर ट्रेडिशनल फॉरेस्ट ड्वेलर्स रिकॉग्निशन ऑफ फॉरेस्ट राइट एक्ट पास करवाया। ठीक है ना, जो कि लोकसभा से पास हुआ। तो लोकसभा से पास हुआ, राज्यसभा से पास हुआ, साइन पड़ा, और ये फॉरेस्ट राइट एक्ट 2006 बन गया। ये अपने आप में एक वाटरशेड मूवमेंट था इंडिया की सोशो इकोनॉमिक लेजिस्लेशन में, क्योंकि ओवरऑल पहली बार जिन चीजों को फॉरेस्ट इंक्रोचमेंट समझा जा रहा था, एक्चुअली में समझा गया कि हाँ भाई उन लोगों का भी फॉरेस्ट पे हाथ है। पहले क्या था, ट्राइबल्स को क्या समझा जाता था, जो गांव वगैरह में रहते थे, कि यही तो इंक्रोचर्स हैं, ये तो जमीन जबरदस्ती जंगलों में हथिया के बैठ गए हैं, जमीन तो सरकार की है, ऐसा सोचा जाता था। प्रॉब्लम यह है कि फॉरेस्ट राइट एक्ट जितना प्रोग्रेसिव था, उसको इंप्लीमेंट करने वाले जो पॉलिटिकल एक्टर्स थे वो उतने ही अपॉर्चुनिस्टिक थे। ब्यूरोक्रेटिक अपाथी कंटिन्यू रही, फॉरेस्ट रेजिस्टेंस कंटिन्यू रहा, और भले ही फॉरेस्ट राइट एक्ट 2006 आ गया, लेकिन उसके बाद भी बहुत सारी जगहों पे इस फॉरेस्ट राइट एक्ट 2006 को प्रॉपर तरीके से इंप्लीमेंट नहीं किया गया। और अब तो 2022-2023 में इस प्रकार के नियम कानून बनाए जा रहे हैं कि फॉरेस्ट राइट एक्ट में जो थोड़ी बहुत ताकत थी वो भी चली जाए। फॉरेस्ट राइट एक्ट 2006 के थ्रू फॉरेस्ट ड्वेलर्स को हिस्टोरिकल इनजस्टिस से बचाया गया और फॉरेस्ट गवर्नर्स को डेमोक्रेटाइज करने की बात की गई। फॉरेस्ट कह लो, फॉरेस्टर्स को कैसे डेमोक्रेटाइज करोगे? तो आपको पता होना चाहिए कि फॉरेस्ट राइट एक्ट्स में ऐसे प्रोविजन है कि किसी फॉरेस्ट वगैरह के इलाके में अगर कोई चेंजेस हो रहे हैं, लैंड यूज चेंजेस हो रहे हैं, तो वहां की जो पंचायत है उस पंचायत में बातचीत होगी, वहां के लोगों का अप्रूवल लिया जाएगा कि हाँ भाई हम ये लैंड यूज चेंजेस कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। समझ के बात को? अब थोड़ा हिस्ट्री समझने की कोशिश करते हैं कि फॉरेस्ट के लेजिस्लेशन में इंडिया में हिस्ट्री में हुआ क्या क्या है। कॉलोनियलिज्म के आने से पहले, अंग्रेजों के आने से पहले, जो लोकल कम्युनिटीज थी उनके पास कस्टमरी राइट्स थे फॉरेस्ट में। फॉरेस्ट के जिस इलाके में रहते थे उसके बड़े इलाके के ऊपर कस्टमरी राइट्स थे। ठीक है ना, चाहे किंग हो चाहे चीफटेन्स हो, वो भले ही शिकार करने के लिए जंगलों में आते थे और ओवरऑल लोकल कम्युनिटीज के साथ कभी कभी उनकी झड़प भी हो जाती थी, बट ओवरऑल राजाओं, रजवाड़ों और चीफटेन्स के अंदर ये जो फॉरेस्ट के लोग थे ये आराम से अपने जंगलों में रहा करते थे। उनसे उनके जंगलों का एक्सेस नहीं छीना गया। जंगल के माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस का, लकड़ी का, फलों का, आपके लोग बाकी रिसोर्सेज का वो इस्तेमाल करते थे। इन चीफटेन्स को कोई प्रॉब्लम नहीं होती थी, और जंगल में रहने वाले लोग राजा की थोड़ी सेवा भी कर दिया करते थे। लेकिन सब गड़बड़ हो जाती है जब कॉलोनियल टेक ओवर होता है, जब अंग्रेज और फ्रांस अलग अलग इलाके कब्जाने लगते हैं इंडिया के अंदर फॉरेस्ट वगैरह में। अब हुआ ये कि भाई जब अंग्रेज आए तो अंग्रेज ने बोला अरे यार ये तो हमारा एमिनेंट डोमेन है। एमिनेंट डोमेन मतलब कि भैया रूलर के पास सारी प्रॉपर्टी है, तो अगर इस इलाके के हम पॉलिटिकल मास्टर हैं तो हमारे पास सब कुछ है, हमारी परमिशन के बिना कोई कुछ नहीं कर सकता। और 1878 का कॉलोनियल इंडियन फॉरेस्ट एक्ट पास किया जाता है और उसका सारे इंडियन फॉरेस्ट के ऊपर टेक ओवर हो जाता है इंपीरियल फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का। और इंपीरियल फॉरेस्ट डिपार्टमेंट इन जंगलों को काट के एग्रीकल्चरल लैंड में बदलने लगते हैं। जिन जंगलों को बना के रखते हैं वहां पे जो फॉरेस्ट ड्वेलर्स थे उनको जबरदस्ती वहां से भगाने लगते हैं। उस पूरे के पूरे आप कह लो फॉरेस्ट ड्वेलर वाला जो इकोसिस्टम बना था उसको हटाने लगते हैं। फॉरेस्ट के पूरे इकोसिस्टम को ट्रांसफॉर्म करने लगते हैं। फॉरेस्ट को टिम्बर के यूटिलाइजेशन के लिए काटने लगते हैं, रेवेन्यू के लिए काटने लगते हैं। और जो लोकल कम्युनिटीज हजारों 100 साल से इस पर्टिकुलर फॉरेस्ट में रह रही थी उनको ट्रेसपासर बोल दिया जाता है। बोल दिया जाता है कि ये तो तुम्हारी जगह है ही नहीं, तुम यहां पे क्या रह रहे हो। तो कहीं ना कहीं कॉलोनियलिज्म के अंदर मल्टीपल प्रकार से ओवरऑल इन ट्राइबल्स के ऊपर गलत किया गया, अत्याचार किया गया। फॉरेस्ट को इन कॉलोनियलिस्ट ने टिम्बर सोर्स की तरह समझा, शिफ्टिंग कल्टीवेशन को बैन कर दिया। फिर जो सर्वे और सेटलमेंट हुआ एग्रीकल्चरल लैंड का वो इनकम्प्लीट था, बायस था, सरकार के फेवर में था। फॉरेस्ट डीलर्स को कोई भी अपॉर्चुनिटी यहां पे नहीं दी गई। लेबर इंश्योर करने के लिए फॉरेस्ट्री ऑपरेशंस के लिए फॉरेस्ट विलेजेस को क्रिएट किया गया। फॉरेस्ट लैंड को लीज किया गया एग्रीकल्चर के लिए, ज्यादातर आदिवासी हाउस होल्ड से। आदिवासी हाउस होल्ड से बोला कि तुम आके बॉन्डेड लेबर करो। तो पहले जो आदिवासी हाउस होल्ड्स
नेचर की गोद में बड़े आराम से रहते थे, अब इनको अपने कॉलोनियल मास्टर्स के लिए बॉन्डेड लेबर करना पड़ रहा था जाके, तो इस बात से वो टेंशन में यहाँ पे आ गए थे। अब फॉरेस्ट चूंकि स्टेट की प्रॉपर्टी बन चुके थे, सरकार की प्रॉपर्टी बन चुके थे, तो जितना भी एक्सेस था फॉरेस्ट प्रोड्यूस का वो लिमिटेड था, टेम्परेरी था और चार्जेबल था, और सब कुछ फॉरेस्ट ब्यूरोक्रेसी के ऊपर डिपेंड करता था। और इस फॉरेस्ट ब्यूरोक्रेसी के पास पुलिस की भी ताकतें थी, तो ये कभी भी किसी को डंडा मार के वहां से निकाल सकते थे, उसको परेशान कर सकते थे। और जो लाइकली जो आप कह लो जो लोअर लाइवलीहुड नीड्स थी फॉरेस्ट के वगैरह में, इलाके में जो लोग रह रहे हैं उससे कुछ लाइवलीहुड्स है ना भाई, वो थोड़ा बहुत लकड़ी काटेगा, थोड़ा बहुत तेंदू लीव्स इकट्ठा करेगा, जो भी फल वगैरह तोड़ेगा, ठीक है ना, पौधे वगैरह उगा रखे हैं उनको काटेगा, तो इनको प्रिविलेजेस बोला गया। जहां पे थोड़ा बहुत भी फॉरेस्ट ड्वेलर्स के पास राइट्स थे फॉरेस्ट रिसोर्सेज को इस्तेमाल करके, इनको प्रिविलेजेस बोल दिया गया कि हाँ हम तो प्रिविलेज दे रहे हैं। समझ गए? तो जो फॉरेस्ट के अंदर रहने वाली लोकल कम्युनिटी थी, इसके पास फॉरेस्ट को मैनेज करने तक का राइट नहीं रहा, पूरा का पूरा कब्जा किसका हो गया? अंग्रेजों का हो गया। ठीक है ना? अब जब अंग्रेजों से आजादी मिली तब चीजें ठीक हो जानी चाहिए थी, लेकिन अंग्रेजों से आजादी के बाद सबसे इंपॉर्टेंट यह था कि इंडिया के अंदर ज्यादा से ज्यादा इलाका आए, तो प्रिंसली स्टेट्स और जमींदारी एस्टेट्स को यूनियन में मिलाने के लिए अक्सर कर इन ट्राइबल्स को ट्रेसपासर्स की तरह देखा गया, इनको लेजिटिमेट रेजिडेंट्स या फिर कल्टीवेटर्स नहीं माना गया। जो लेजिटिमेट रेजिडेंट्स और कल्टीवेटर्स थे वो इनक्रोचर्स में कन्वर्ट हो गए। समझ गए? फिर बाद में सरकार ने ग्रो मोर फूड कैंपेन चलाया, ग्रोइंग पॉपुलेशन को संभालने के लिए। कम्युनिटीज को, मतलब जो जंगल वगैरह थे उनको काट के एग्रीकल्चरल लैंड बदला गया, और वहां पे जो लोग रहते थे उनको दूसरी जगह शिफ्ट किया गया। डैम्स वगैरह बनाए गए, डैम बनाए तो बहुत सारा फॉरेस्ट वगैरह लैंड डूब गया, तो वहां पे जो रहने वाले लोग थे उनको अल्टरनेटिव जगह नहीं दी गई रहने के लिए, कम्युनिटीज बड़े तादाद में यहाँ पे आप कह लो शिफ्ट हुई, तो बड़े स्केल पे यहाँ पे इंक्रोचमेंट हुआ। ठीक है? जो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट था 1972 का, और जो फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट था 1980 का, उसने भी ओवरऑल अगर आप देखो तो भले ही इन्वायरमेंट मैनेजमेंट की बात की, वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्ट करने की बात की, फॉरेस्ट को कंजर्व करने की बात की, लेकिन ये जो ट्रेडिशनल फॉरेस्ट ड्वेलर्स थे इनके राइट्स की बात यहां पे नहीं हुई। इनके खिलाफ अभी भी इनजस्टिस जारी रहा। लैक्स ऑफ कम्युनिटीज को जबरदस्ती रीसेटल कराया जा रहा था, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज बनाने के लिए, नेशनल पार्क्स बनाने के लिए, फॉरेस्ट को डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स के लिए डाइवर्ट किया जा रहा था। समझ गए? और इन सब चीजों के बीच में जो फॉरेस्ट ड्वेलर्स इन फॉरेस्ट में रह रहे थे सदियों से, उनको इग्नोर कर दिया गया। फाइनली एक एक्ट यहां पे बनता है जो एक्चुअली में इन फॉरेस्ट ड्वेलर्स के लिए कुछ सोचता है, और वो था आपका फॉरेस्ट राइट एक्ट 2006। ये इसीलिए रिमार्केबल था कि जो हिस्टोरिकल कॉलोनियल इनजस्टिस हुए थे इंडिपेंडेंस के बाद इन पर्टिकुलर फॉरेस्टर्स के अगेंस्ट, क्या क्या इनजस्टिसेस थे? एक तो पहली बात, इनको इंक्रोचमेंट की नजर से देखा जाता था कि भाई ये इंक्रोचर्स थे, ये जबरदस्ती आके इलाके में रहते थे, कभी भी इनको हटा दिया जाता था। फॉरेस्ट विलेजेस को अक्सर कर रेवेन्यू विलेजेस में कन्वर्ट किया जाता था ताकि सरकार का पूरा कंट्रोल इन जगहों पे आ जाए, और इन पर्टिकुलर फॉरेस्ट में रहने वाले लोगों को माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस का इस्तेमाल करने की परमिशन नहीं थी। तो फॉरेस्ट राइट एक्ट के थ्रू ये सब कुछ एड्रेस किया गया, और इन फॉरेस्टर्स को जो बेसिक ह्यूमन राइट जरूरत थे इनके रहने के लिए इन इलाकों में, वो प्रोवाइड किए गए। ठीक है ना भाई? लेकिन प्रॉब्लम यह थी कि दोस्तों, भले ही फॉरेस्ट राइट एक्ट ने एक डेमोक्रेटिक प्रोसीजर बनाया जहां पे वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन भी हो जाए और इन फॉरेस्ट के जो ट्रेडिशनल डेवलपर्स हो उनको भी उनके राइट्स मिले, उसके बनने के बावजूद भी, ध्यान दीजिएगा, उसके बनने के बावजूद भी अलग अलग राज्य की सरकार और केंद्र की सरकार ने प्रॉपर तरीके से ग्राउंड लेवल पे फॉरेस्ट राइट एक्ट 2006 को इंप्लीमेंट नहीं किया। क्योंकि अगर आप ट्रू सेंस में एफआरए को इंप्लीमेंट करोगे तो कोई डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट चलाना मुश्किल हो जाएगा, जो फॉरेस्ट ऑफिशियल्स हैं उनकी ताकत खत्म हो जाएगी, फिर बहुत सारा करप्शन वगैरह भी होता है, ये सब आपको पता ही है। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में करप्शन की खबरें वगैरह निकल के आती हैं। समझ गए बात को? तो ये सब चीजें चलती नहीं। अब फाइनली अगर आप देखो तो फॉरेस्ट कंजर्वेशन रूल्स आ जाते हैं 2022 के, फिर फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट में अमेंडमेंट आ जाता है 2023 में, जिसके चलते फॉरेस्ट राइट एक्ट 2006 में जो थोड़े बहुत राइट्स दिए गए थे उनको भी यहां पे हिलाने की कोशिश की जा रही है। अगर उनको हिला भी दिया जाए तो भी जो अलग अलग राज्य है ना, उन राज्य की सरकारों के पास अब भी ये ताकत है कि ये ट्रेडिशनल फॉरेस्ट ड्वेलर्स जिनको इंक्रोचर्स की तरह देखा जा रहा है, इनके फेवर में चीजें की जा सकती हैं। बट की जाएंगी कि नहीं, इस बात को लेके पहले भी डाउट रहा है और इस बात को लेके आगे भी डाउट रहेगा। उसका एक सिंपल लॉजिक है। लॉजिक ये है दोस्तों कि आज की डेट में हर चीज को डेवलपमेंट के लेंस के थ्रू देखा जाता है। डेवलपमेंट के लेंस के थ्रू देखने में प्रॉब्लम यह होती है कि आपको ओवरऑल फॉरेस्ट के रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट करना है इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए। अब उसमें वहां पे रहने वाले जो ट्रेडिशनल फॉरेस्ट ड्वेलर्स हैं उनके राइट्स के बारे में ज्यादा कोई सोचता नहीं है।
इनफैक्ट अलग अलग राज्य की सरकारों के प्लान में भी अगर आप देखोगे तो अक्सर कर ये इश्यूज उठाए जाते हैं कि फॉरेस्टर्स के डेवलपमेंटल राइट्स पे ध्यान नहीं दिया गया वगैरह वगैरह। तो आई होप आपको ये जो टॉपिक है वो इंटरेस्टिंग लगा हो। फिर आगे चलते हैं ऑन सेलेक्टिंग इलेक्शन कमिश्नर्स। कैसे भाई चीफ इलेक्शन कमिश्नर को सिलेक्ट किया जाएगा, अदर इलेक्शन कमिश्नर्स को। अभी चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड अदर इलेक्शन कमिश्नर्स अपॉइंटमेंट कंडीशन ऑफिस एंड टर्म्स ऑफ ऑफिस बिल 2023 आया है, इसको राज्यसभा में पास किया गया है। 12 दिसंबर को राज्यसभा ने पास किया है द चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड अदर इलेक्शन कमिश्नर्स अपॉइंटमेंट कंडीशन ऑफ ऑफिस एंड टर्म्स ऑफ ऑफिस बिल 2023। और ऑब्वियसली बात, इसको लोकसभा से भी पास कर दिया जाएगा विंटर सेशन में ही, फिर प्रेसिडेंट का अप्रूवल मिलेगा और फाइनली ये प्ले में आ जाएगा। अब इलेक्शन कमिश्नर्स के अपॉइंटमेंट को लेके अभी के लिए संविधान क्या बोलता है। अगर आप आर्टिकल 324 में चले जाओ तो ये बात करता है कंपोजिशन ऑफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की। इसमें क्या बोला गया है कि एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर होगा और 2 इलेक्शन कमिश्नर्स होंगे, और ये जो अपॉइंटमेंट होगा चीफ इलेक्शन कमिश्नर का, इलेक्शन कमिश्नर्स का, इट शैल बी सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस ऑफ एनी लॉ मेड बाय पार्लियामेंट बी मेड बाय द प्रेसिडेंट। समझ के बाद मतलब कि ओवरऑल पार्लियामेंट एक नियम कानून बनाएगा और इस नियम कानून के आधार पर ही चीफ इलेक्शन कमिश्नर्स और इलेक्शन कमिश्नर्स अपॉइंट होंगे। अब प्रॉब्लम यह है कि दोस्तों इंडिया आजाद हो गया, कॉन्स्टिट्यूशन में लिख दिया गया, लेकिन पार्लियामेंट नियम कानून बनाना भूल गया। और अब तक हो यह रहा था कि जो भी अपॉइंटमेंट्स हो रहे थे चीफ इलेक्शन कमिश्नर के, इलेक्शन कमिश्नर्स के, वो प्रेसिडेंट के रिकमेंडेशन पे हो रहे थे। और प्रेसिडेंट किसका नाम लेता है? उन्हीं का नाम लेता है जिनको सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करती है। हालांकि ऐसा नहीं है कि सेंट्रल गवर्नमेंट सब गलत लोगों को अपॉइंट करती है भाई, आजकल कांग्रेस की भी सरकार रही है, बीजेपी की भी सरकार रही है, सारे रिनाउंड लोगों को ही इलेक्शन कमिश्नर और चीफ इलेक्शन कमिश्नर बनाया जाता है, किसी को भी उठा के नहीं बना दिया जाता। और इस बात को भी ध्यान में रखा जाता है कि कोई पॉलिटिकली एक्टिव बंदा ना हो जो कि इलेक्शन कमिश्नर या चीफ इलेक्शन कमिश्नर की कुर्सी पर बैठा हो। लेकिन 2015 में एक पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन फाइल की जाती है अनूप बर्नवाल के द्वारा सुप्रीम कोर्ट में। इनका यह बोलना है कि जिस प्रकार से सुप्रीम कोर्ट के जजेस को कॉलेजियम से चुना जाता है, जिस प्रकार से बाकी बॉडीज हैं, जैसे फॉर एग्जांपल सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन हो गया, नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन हो गया, स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन हो गया, सेंट्रल आप कह लो इंफॉर्मेशन कमीशन हो गया, लोकपाल हो गया, इनके मेंबर्स को, चेयरमैन को चुनने के लिए आपने एक प्रॉपर कमेटी बना रखी है। उसी प्रकार से इलेक्शन कमिश्नर्स और सीईसी को चुनने के लिए कमेटी क्यों नहीं बनाई गई है, जबकि प्रॉपर तरीके से आर्टिकल 324 में प्रिसाइजली ये बोला गया है। तो ओवरऑल इसी पर्टिकुलर केस में सुप्रीम कोर्ट ने मार्च 2023 में बोला है कि पिछले 73 सालों से एक लेजिस्लेटिव वैक्यूम आ रखा है। ठीक है, किसके बारे में? विद रिस्पेक्ट टू द अपॉइंटमेंट ऑफ चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड इलेक्शन कमिश्नर्स। तो यहां पे सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि भाई इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की इंडिपेंडेंस बहुत ज्यादा एसेंशियल है फॉर इंश्योरिंग फ्री एंड फेयर इलेक्शन। ठीक है ना भाई, और ये पैरामाउंट है एक वाइब्रेंट डेमोक्रेसी के लिए। तो सुप्रीम कोर्ट ने बहुत सारे रेफरेंसेस लिए यहां पे वेरियस अदर इंस्टीट्यूशंस के कि भाई कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी को सपोर्ट करना चाहिए। ओवरऑल जिस प्रकार से ह्यूमन राइट्स कमीशन, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, लोकपाल और इंफॉर्मेशन ब्यूरो के मेंबर्स और चेयरमैन अपॉइंट हो रहे हैं, उसी प्रकार से इलेक्शन कमिश्नर्स अपॉइंट होने चाहिए। तो यहां पे सुप्रीम कोर्ट ने यह बोल दिया कि जब तक पार्लियामेंट ऐसा कोई प्रोसीजर नहीं बनाता तब तक ओवरऑल जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर्स और इलेक्शन कमिश्नर्स को चुना जाएगा वो एक कमेटी चुनेगी। उस कमेटी में प्राइम मिनिस्टर होंगे इंडिया के, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होंगे और लीडर ऑफ द अपोजिशन होंगे। और लीडर ऑफ द अपोजिशन मतलब लोकसभा के अंदर अपोजिशन की सबसे बड़ी पार्टी का लीडर। तो यह बोल दिया सुप्रीम कोर्ट ने कि जब तक यहां पे ओवरऑल पार्लियामेंट नहीं बनाती तब तक यह कमेटी चुनेगी। अब देखिए प्रॉब्लम यह है कि दिनेश गोस्वामी कमेटी ऑन इलेक्टोरल रिफॉर्म्स 1990 ने, लॉ कमीशन ने अपनी 255वीं रिपोर्ट ऑन इलेक्टोरल रिफॉर्म्स 2015 में ये बोल रखा है, 2015 की कमेटी लॉ कमीशन ने भी बोल रखा है और दिनेश गोस्वामी कमेटी ने भी बोल रखा है कि प्राइम मिनिस्टर, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, लीडर ऑफ द अपोजिशन, ये 3 लोग मिलकर ओवरऑल चीफ इलेक्शन कमिश्नर्स और इलेक्शन कमिश्नर्स को चुनेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया कि हां भाई यही 3 लोग चुनेंगे जब तक ओवरऑल एक कमेटी नहीं बना देती पार्लियामेंट। अब पार्लियामेंट यहां पे प्ले में आ जाती है और पार्लियामेंट जब यहां पे प्ले में आती है तब यहां पे पास किया जाता है क्या? द चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड अदर इलेक्शन कमिश्नर्स अपॉइंटमेंट कंडीशन ऑफ ऑफिस एंड टर्म्स ऑफ ऑफिस बिल 2023। इसको लेके काफी पार्लियामेंट में बहस भी हुई थी। अभी जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है राज्यसभा से जिनकी शादी हुई है परिणीति चोपड़ा से, मैं नाम भूल रहा, राघव चड्ढा ने भी अपने 3 पॉइंट्स दिए थे कि भाई इन 3 स्टेप में से कोई भी आप चुन लो, हम सरकार का सपोर्ट कर देंगे इलेक्शन कमिश्नर्स को अपॉइंट करने के लिए। देखिए इलेक्शन कमिश्नर्स को अपॉइंट करना एक बड़ा ही सेंसिटिव मुद्दा है।
क्यों सेंसिटिव मुद्दा है? क्योंकि यही इलेक्शन कमिश्नर्स ऑल ओवर इंडिया जो भी जनरल इलेक्शंस होते हैं, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के इलेक्शंस होते हैं, उनको ओवरसी करते हैं। तो इनका इंडिपेंडेंट रहना बहुत ज्यादा जरूरी है। समझ गए बात को? देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने अपने आर्टिकल 142 की पावर्स का इस्तेमाल किया और बोला कि भाई जो कमेटी अभी के लिए सीईसी और ईसी को चुनेगी उसमें प्राइम मिनिस्टर, सीजेआई और लीडर ऑफ द अपोजिशन होगा। लेकिन अब कहीं ना कहीं एक बिल पास कर दिया गया है और सर्च कमेटी को लीड कौन करेगा? मिनिस्टर ऑफ लॉ एंड जस्टिस लीड करेगा। ठीक है ना? ये पैनल ऑफ 5 पर्सन बनाएगा जो कि सिलेक्शन कमेटी के कंसीडरेशन के लिए नाम को देगा। और एक्चुअली में चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमिश्नर को अपॉइंट कौन करेगा? प्रेसिडेंट अपॉइंट करेगा। पहले ही प्रेसिडेंट अपॉइंट करता था। और सिलेक्शन कमीशन के रिकमेंडेशन पर अपॉइंट करेगा। और सिलेक्शन कमीशन में 3 लोग होंगे। कौन कौन? प्राइम मिनिस्टर, लीडर ऑफ द अपोजिशन इन लोकसभा एंड यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर टू बी द नॉमिनेटेड बाय प्राइम मिनिस्टर। अब यहां हो गया लफड़ा। समझ के बात को? सरकार ने क्या बोला? सरकार ने बोला कि भाई चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमिश्नर्स को चुनने के लिए वो लोग जो कि सेक्रेटरी का पद रखते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में, ये लीस्ट एलिजिबिलिटी मानी जाएगी। तो ऐसे लोगों को आप चीफ इलेक्शन कमिश्नर या इलेक्शन कमिश्नर बना सकते हो। ज्यादातर जो सीनियर ब्यूरोक्रेट्स होते हैं, सीनियर आईएएस आईपीएस अधिकारी, उन्हीं को इन पदों पे अपॉइंट किया जाता है। पॉलिटिकल एक्टिव बंदे को नहीं अपॉइंट किया जाता है। फिर एक सिलेक्शन कमेटी बनाई जाएगी जिसको हेड किया जाएगा मिनिस्टर ऑफ लॉ एंड जस्टिस के द्वारा। ये 5 लोगों को शॉर्टलिस्ट करेगा। इन 5 लोगों के नाम 3 मेंबर्स की सिलेक्शन कमेटी को दिए जाएंगे। इन 3 मेंबर्स की सिलेक्शन कमेटी में पीएम होंगे, लीडर ऑफ अपोजिशन होंगे और एक कैबिनेट मिनिस्टर होंगे जिनको नॉमिनेट करेगा पीएम। अब अपोजिशन ये बोल रहा है कि कैबिनेट मिनिस्टर जिनको नॉमिनेट करेगा पीएम, इसकी जगह होना चाहिए सीजेआई, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, या फिर जुडिशरी का कोई मेंबर। यहां पे तो पीएम अपने ही कैबिनेट मिनिस्टर को बोल के लीडर ऑफ द अपोजिशन की बात को इग्नोर कर देगा और अपने हिसाब का चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमिश्नर चुन लेगा। तो इन सब बातों को लेके यहां पे पूरा बवाल हो रहा है। ठीक है? अब इसके लिए इंटरनेशनल प्रैक्टिसेस को देखा जाए तो जो भी इंटरनेशनल प्रैक्टिसेस हैं इलेक्टोरल बॉडी के मेंबर्स को चुनने के लिए, उनके हेड्स को चुनने के लिए, तो साउथ अफ्रीका में जो प्रेसिडेंट है कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट का, ठीक है ना भाई, जो रिप्रेजेंटेटिव्स है ह्यूमन राइट्स कोर्ट के, जेंडर इक्वालिटी यहां पे इन्वॉल्व की जाती है। यूके में हाउस ऑफ कॉमन्स अप्रूव करता है, यूएस में प्रेसिडेंट अप्रूव करता है, सेनेट अप्रूव करता है। तो भाई अलग अलग जगह पे चेक्स एंड बैलेंसेस है। इंडिया के अंदर जो अपोजिशन है वो यही बोल रहा है कि सरकार के ऊपर कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है। पीएम और पीएम द्वारा ही नॉमिनेटेड कैबिनेट मिनिस्टर जिसका नाम ले लेंगे वही चीफ इलेक्शन कमिश्नर, इलेक्शन कमिश्नर बन जाएंगे। तो फिर लीडर ऑफ अपोजिशन का कमिटी में रहने से होगा भी क्या? तो ये सारी बातें ओवरऑल यहां पे बताई जा रही हैं। तो बेटर ये रहता कि सीजीआई को आप कमेटी में रहने देते। सुप्रीम कोर्ट ने जो 3 मेंबरी कमेटी बनाई थी वही ठीक थी। अब तो यहां पे सरकार सब कुछ अपने हिसाब से कर रही है। इलेक्शन कमिश्नर्स का यहां पे न्यूट्रल रहना बहुत ज्यादा जरूरी है। ये सारी बातें ओवरऑल यहां पे कही जा रही है। आप अपने व्यू पॉइंट बता सकते हैं। वैसे तो मैं कमेंट बॉक्स को यहाँ पे साइलेंट ही कर दूंगा। मैं ओवरऑल ऑब्वियस सी बात है अपनी जो यूपीएससी स्पेसिफिक वीडियोस उसमें कमेंट बॉक्स एक्टिव नहीं रखता हूँ। एन ओवरव्यू ऑफ द यूरोपियन यूनियंस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक्ट। बहुत सारे लोग बोलेंगे ऐसा क्यों है सर? तो अब काफी दिमाग खराब होगा क्योंकि मैं बहुत ज्यादा जजमेंटल नहीं हो सकता और बहुत सारे लोगों की बकवास सुनने में भी मेरे को इंटरेस्ट नहीं आता। ठीक है, आगे चलते हैं भाई। यूरोपियन यूनियन का जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक्ट है एक सिग्निफिकेंट लेजिस्लेटिव इनिशिएटिव है जो कि यूरोपियन यूनियन के अंदर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से रिलेटेड टेक्नोलॉजीज को रेगुलेट करेगा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की टेक्नोलॉजीज का इन्फ्लुएंस पूरी दुनिया में बढ़ रहा है, यूरोपियन यूनियन में भी बढ़ रहा है, यह बात आपको पता है। तो टेलर्ड रेगुलेशंस को बना के ओवरऑल यूरोपियन यूनियन के अंदर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू एआई टेक्नोलॉजीज को रेगुलेट किया जाएगा, इनसे एसोसिएटेड रिस्क को मिटिगेट किया जाएगा, प्रॉपर क्लियर गाइडलाइंस बनाई जाएंगी एआई टेक्नोलॉजी से रिलेटेड डेवलपर्स के लिए, यूजर्स के लिए, रेगुलेटर्स के लिए, और रिस्पॉन्सिबल यूज ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को प्रमोट किया जाएगा जो कि प्रोटेक्ट करे फंडामेंटल राइट्स को और प्रमोट करे ट्रांसपेरेंसी को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की एप्लीकेशंस में। ठीक है भाई, बोल बच्चन टाइप की बातें हो गई। ये होगा कैसे? तो इसके निटी ग्रिटीज को समझते हैं भाई। देखिए, रिस्क बेस्ड अप्रोच को इन्होंने बोला है यूरोपियन यूनियन के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक्ट में। सबसे पहले तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की एप्लीकेशंस को अलग अलग रिस्क लेवल्स के हिसाब से सेग्रीगेट किया जाएगा, अनएक्सेप्टेबल टू लो। ओके, मतलब लो रिस्क है या फिर अनएक्सेप्टेबल अमाउंट ऑफ रिस्क है। इस अप्रोच से टेलर्ड रेगुलेशंस बना सकते हैं। तो पहले तो आपने बहुत सारे सेग्रीगेशंस बना दिए कि कौन सी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की एप्लीकेशन कितनी खतरनाक है। एक बार आपने डिसाइड कर लिया कि हाँ भाई ये इतनी खतरनाक है, तो उसके खतरनाक के लेवल के हिसाब से आपने रेगुलेशन बनाए। समझ गए? तो जो हायर रिस्क एप्लीकेशन है उसमें ज्यादा स्ट्रिंजेंट रिक्वायरमेंट्स रखी जाएगी। वहां पे एआई टेक्नोलॉजीज को एक्नॉलेज करके उनके डाइवर्स पोटेंशियल इंपैक्ट को सोसाइटी पर बदला जाएगा
और एआई प्रैक्टिसेस को प्रॉपरली प्रोहिबिट किया जाएगा जो कि अनएक्सेप्टेबल समझी जा रही हैं। सोशल क्रेडिट स्कोरिंग सिस्टम्स को गवर्नमेंट पर्पसेस के लिए लेके आया जाएगा। प्रिडिक्टिव पुलिसिंग एप्लीकेशंस को समझा जाएगा। इंडिविजुअल्स को मैनेज किया जाएगा। खासकर रिकॉग्निशन सिस्टम्स जो हैं, जो कि ओवरऑल लोगों की आइडेंटिटी को चेकअप कर सकते हैं, ओवरऑल उनके पोटेंशियल पे ज्यादा रेगुलेशंस होंगे, जो कि ऑब्वियस सी बात है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का बहुत ज्यादा गलत प्रकार से इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये जो यूरोपियन यूनियन का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक्ट है, ये एम्फेसाइज करता है ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी को। कहां पे? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की डेवलपमेंट और डिप्लॉयमेंट में। तो यहां पे क्लियर इंफॉर्मेशन देना जरूरी है कि एआई सिस्टम्स की कैपेबिलिटीज क्या है और इनके लिमिटेशंस क्या है, और इनके बेसिस पे यूजर्स डिसीजन ले सकते हैं कि किसी भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की एप्लीकेशन को इस्तेमाल करने से पहले उस पर्टिकुलर यूजर को भी यह पता होगा कि हाँ भाई, इसको यूज करके ये प्रॉब्लम हो सकती है और इन इन प्रॉब्लम से इस प्रकार से बचा जा सकता है। उनको एडवांस में ये बात पता होगी। ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जांपल जो हायर रिस्क आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की एप्लीकेशन है, मेडिकल डिवाइसेस हो गया, बायोमेट्रिक आइडेंटिफिकेशन हो गया, एक्सेस टू जस्टिस एंड सर्विसेज हो गया, इनको तगड़ा असेसमेंट, थर्ड पार्टी असेसमेंट अंडरगो करना पड़ेगा। ये थर्ड पार्टी इस बात को चेक करेगी कि हाँ भाई, ये वाले जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के सिस्टम है ये किस हद तक प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं। ऑब्जेक्टिविटी को एनहांस किया जाएगा, रिस्क ऑफ कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट को रिड्यूस किया जाएगा, क्रेडिबिलिटी ऑफ रेगुलेटरी फ्रेमवर्क को बढ़ाया जाएगा। लेकिन इस यूरोपियन यूनियन के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक्ट का कुछ क्रिटिसिज्म भी हो रहा है। यह बोला जा रहा है कि आप अलग अलग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की एप्लीकेशंस को कैसे डिफाइन करोगे और कैटेगराइज करोगे। भाई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की टेक्नोलॉजी का नेचर बहुत इवॉल्विंग है, तो क्लियर बाउंड्रीज को सेटअप करना यहां पे बहुत मुश्किल है। क्या इस पर्टिकुलर एप्लीकेशन का रिस्क लेवल है, आप ये कैसे पता करोगे, और किस हद तक ये रेगुलेटरी इंप्लीमेंटेशन में आगे प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है, आप कैसे पता करोगे। क्रिटिक्स ने ये आर्गू किया है कि यूरोपियन यूनियन के अंदर जो स्ट्रिंजेंट रेगुलेशन है, ये कॉम्पिटिटिवनेस को कम कर सकता है यूरोपियन बिजनेसेस की ग्लोबल एआई मार्केट में। ये जो एक्ट है ये एम करता है टू इंश्योर एथिकल एआई प्रैक्टिसेस। ओके। कुछ लोग डरते हैं कि ओवरली जो रिस्ट्रिक्टिव मेजर्स हैं ये इनोवेशन को स्टिफल कर सकते हैं, ड्राइव कर सकते हैं एआई डेवलपमेंटल वर्क को ईयू के बाहर। मतलब यूरोपियन यूनियन के अंदर जो प्रो डेवलपमेंट लोग हैं, जो प्रो टेक्नोलॉजी लोग हैं, वो ये बोलेंगे कि ये जो यूरोपियन यूनियन का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक्ट आ रहा है, ये तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कंपनी की इनोवेटिवनेस को खत्म कर देगा। तुम कंपनी के ऊपर, एप्लीकेशन के ऊपर इतनी सारी रिस्ट्रिक्शन लगा दोगे तो वो काम ही नहीं कर पाएंगे। काम ही नहीं कर पाएंगे तो ग्रोथ कैसे होगी, डेवलपमेंट कैसे होगी। तुम सब कुछ ब्लॉक करके बैठ जाओगे, तुम बोल दोगे ये नहीं कर सकते, तुम बोल दोगे वो नहीं कर सकते, तो स्टार्टअप कुछ कर ही नहीं सकता, छोटा बिजनेस कुछ कर ही नहीं सकता, बड़ा बिजनेस ये स्टेप नहीं ले सकता। इतने सारे गवर्नमेंटल नॉर्म्स लगे हैं, थर्ड पार्टी ऑडिट हुआ तो वो ये पॉइंट आउट कर देगा। तो इससे होगा ये कि यूरोप के अंदर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से रिलेटेड टेक्नोलॉजीज की जो ग्रोथ है वो धीमी हो जाएगी, और बाहर ग्रोथ तेज होगी तो यूरोप इकोनॉमिकली पिछड़ जाएगा, क्योंकि आगे आने वाले फ्यूचर में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक तगड़ी सनराइज इंडस्ट्री की तरह उभर के आएगी। तो ये सब बातें जरूरी है। तो ये बोला जा रहा है कि नहीं भाई, राइट बैलेंस लेके आया जाएगा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में, इनोवेशन में और रेगुलेशन में, और ईयू का जो एआई एक्ट है ये स्ट्रिंजेंट कंट्रोल्स की तरफ नहीं जाएगा, वगैरह वगैरह। ये जो ईयू का एआई एक्ट है इसका ग्लोबल इंपैक्ट होगा, इन्फ्लुएंस करेगा डेवलपमेंट को और डिप्लॉयमेंट को एआई टेक्नोलॉजीज की ईयू बॉर्डर्स के बाहर, मेजर इकोनॉमिक ब्लॉक की तरह काम करेगा। ईयू का जो रेगुलेटरी फ्रेमवर्क है ये प्रेसिडेंट सेटअप कर सकता है दूसरे रीजन्स के लिए, ट्रेजेक्ट्री बदल सकता है डेवलपमेंट की ग्लोबल स्केल पे। ये सब बातें ओवरऑल यहाँ बताई जा रही है। एथिकल कंसीडरेशंस को भी यहाँ पे प्रायोरिटाइज किया जा रहा है, फंडामेंटल राइट्स को यहाँ पे प्रायोरिटाइज किया जा रहा है एआई डेवलपमेंट के रिस्पेक्ट में, और इससे इंडिया भी बहुत कुछ सीख सकता है। लेकिन अब प्रॉब्लम ये है दोस्तों कि इंडिया में इस प्रकार के रिस्ट्रिक्टिव लॉज को इंप्लीमेंट करना बहुत मुश्किल है। यूरोप डेवलप्ड एरिया है, इंडिया उतना डेवलप्ड इलाका है नहीं। अच्छा, ये जो यूरोप का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एक्ट है इसके अंदर पेनाल्टीज किस प्रकार से लगाई जा रही हैं, तो ये अपने सेंट्रलाइज्ड एआई ऑफिस बनाएंगे, एआई बोर्ड बनाएंगे, और यहां पे फाइन मारा जा सकता है। तो भैया, नेचर ऑफ द वायलेशन और कंपनी साइज के हिसाब से फाइन मारा जा सकता है। $8 मिलियन से $38 मिलियन तक का फाइन मारा जा सकता है। तो ऐसी कंपनी, ठीक है ना, जिसका ग्लोबल टर्नओवर 7.5 मिलियन यूरो का है, उस पर 1.5% तक का फाइन मारा जा सकता है। अप टू 3% ऑफ द ग्लोबल एनुअल टर्नओवर का फाइन मारा सकता है, या फिर 15 मिलियन यूरो तक का फाइन मारा जा सकता है, ठीक है ना। या फिर बड़ी कंपनीज के ऊपर 35 मिलियन यूरोस या 7% ऑफ द ग्लोबल एनुअल टर्नओवर का फाइन मारा सकता है। ये कंपनी के सेग्रीगेशन पे डिपेंड करता है कि कौन सी कंपनी कितना बड़ा धंधा कर रही है, कितनी जगहों पे उसके ऑपरेशन है, किस प्रकार की एप्लीकेशन को चला रही है, उसका रिस्क कैटेगराइजेशन क्या है, वगैरह वगैरह। समझ गए बात को। तो ये सब चीजें हैं दोस्तों, आगे चलते हैं। भूटान टू हैव मैसिव ग्रीन सिटी अलोंग आसाम कॉरिडोर। तो भैया, ये भूटान के किंग हैं जिग्मे खेसर नामग्याल।
ठीक है भाई, बहुत ही यंग किंग है, इनकी उम्र काफी कम है, लगभग 47 साल है इनकी उम्र, यहाँ पे कहीं नहीं, 42 ईयर्स के हैं। तो भूटान ने प्लान बनाया है कि एक मैसिव इंटरनेशनल सिटी बनाएंगे जिसका एरिया होगा 1000 स्क्वायर किलोमीटर का, आसाम के बॉर्डर के साथ। तो भूटानीज किंग जिग्मे खेसर नामग्याल वांगचुक ने अनाउंस किया है, और 30,000 लोग शांगली मथांग स्टेडियम थिम्पू में थे जब ये अनाउंसमेंट कर रहे थे किंग साहब कि भाई एक इकोनॉमिक कॉरिडोर बनाया जाएगा जो कि साउथ एशिया को साउथ ईस्ट एशिया से कनेक्ट करेगा वाया इंडिया नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स। 2 बिलियन लोग साउथ एशिया में रहते हैं और भूटान साउथ एशिया का पार्ट है, तो भूटान भी साउथ ईस्ट एशिया के साथ कनेक्टिविटी रखना चाहता है। अब इस कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट के लिए भूटान थैंक यू बोल रहा है इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी का, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, कि हाँ भाई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इनको सपोर्ट किया इंडिया भूटान रेलवे लाइन के लिए गेलेफू में। फिर रोडवेज और बॉर्डर ट्रेडिंग और क्रॉसिंग पॉइंट्स बनाए जा रहे हैं आसाम और वेस्ट बंगाल के अंदर, जिससे ओवरऑल भूटान की कनेक्टिविटी म्यांमार, थाईलैंड, कंबोडिया, सिंगापुर इन सब के साथ जुड़ जाएगी। इससे इमेंस इनकम अपॉर्चुनिटी आएंगी। भूटान के अंदर जो अनएम्प्लॉयमेंट है इसकी प्रॉब्लम को थोड़ा सॉर्ट आउट किया जाएगा, क्योंकि देखिए ये बात बिल्कुल सच है, भूटान भले सस्टेनेबल डेवलपमेंट में आगे हो, हैप्पीनेस में इंडिया से आगे हो, बट कहीं ना कहीं इंप्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज लिमिटेड है। भूटान एक लैंडलॉक कंट्री है, पहाड़ी स्टेट, पहाड़ी कंट्री, और पहाड़ी कंट्रीज में इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज लिमिटेड होती हैं। लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज की कैटेगरी में आता था भूटान, लेकिन रिसेंटली 4 दिन पहले ही यूनाइटेड नेशंस ने अनाउंस किया कि भूटान अब एक लीस्ट डेवलप्ड कंट्री नहीं है। लेकिन फिर भी भूटान के अंदर प्रॉब्लम्स है दोस्तों, कोविड-19 के पैंडेमिक के चलते, हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स की इंडेप्टेडनेस को चल के उधार को लेके ड्रास्टिक कट्स हुए टूरिज्म रेवेन्यूज में। एक तो अनएम्प्लॉयमेंट था, ऊपर से भूटान ने अपने यहाँ पे आने वाले टूरिस्ट के ऊपर टैक्स वगैरह लगाना शुरू कर दिया। फिर कोविड-19 का भी पैंडेमिक था। अभी आप देखो इंडिया भूटान के अंदर भी टूरिज्म उतना बड़ा नहीं है, भूटान में जाना बहुत महंगा लगता है इंडियंस को, तो इंडियंस जल्दी जाते नहीं है, तो टूरिज्म से भी इनके रेवेन्यू कम हुए हैं। तो उसके चलते अपने यहाँ की इकोनॉमिक एक्टिविटी को सस्टेनेबल तरीके से बढ़ाने के लिए यहाँ पे 1000 स्क्वायर किलोमीटर की ग्रीन सिटी बना रहे हैं, जिसको ये एक स्पेशल एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन बोलेंगे। गैलेफू प्रोजेक्ट इसको बोला जा रहा है। यहाँ पे स्किलिंग प्रोजेक्ट्स होंगे, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर होगा, इकोनॉमिक हब की तरह ये काम करेगा। इसके लिए ये आसाम के सीएम हिमंत बिस्व शर्मा से भी मिले, इंडिया के पीएम नरेंद्र मोदी जी से भी मिले, फिर बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट गौतम अदानी, मुकेश अंबानी, टाटा, बिरला, महिंद्रा ग्रुप, हॉस्पिटैलिटी सेक्टर के ग्रुप, रियल एस्टेट के ग्रुप, सबसे मिले और ओवरऑल डेवलपमेंट वगैरह की बात। ठीक है, तो एक छोटी सी न्यूज़ इस प्रकार की न्यूज़ काम आ जाती है कि भूटान एक मैसिव ग्रीन सिटी बना रहा है आसाम के बॉर्डर पे, जिसके थ्रू भूटान इस बात को इंश्योर कर रहा है कि वो साउथ एशिया की साउथ ईस्ट एशिया के साथ कनेक्टिविटी बनाए थ्रू इंडिया नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स। तो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स के डेवलपमेंट में आप इस पर्टिकुलर न्यूज़ को एज एन एग्जाम्पल कोट कर सकते हो। फिर अगला, ब्लो फॉर द राइट्स ऑफ लेजिस्लेचर इन लॉ मेकिंग। टॉपिक है ब्लो फॉर द राइट्स ऑफ लेजिस्लेचर इन लॉ मेकिंग। देखिए एक लैंडमार्क जजमेंट डिलीवर किया गया 10 नवंबर 2023 को। जजमेंट का नाम था स्टेट ऑफ पंजाब वर्सेस प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू द गवर्नर ऑफ पंजाब एंड अदर। यहां पे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सीजेआई DY चंद्रचूड़ साहब ने क्रिएटिव इंटरप्रिटेशन दिया है आर्टिकल 200 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का। आपने अक्सर कर सुना होगा कि इंडिया की बहुत से राज्य की सरकारों की अपनी गवर्नर के साथ नहीं बन रही। राज्य की सरकारें बिल पास करता है, गवर्नर अपने पास लेके बिल बैठा रहता है, फिर चाहे वो वेस्ट बंगाल हो, फिर चाहे वो तमिलनाडु हो, फिर चाहे वो केरला हो। तो आर्टिकल 200 का एक क्रिएटिव इंटरप्रिटेशन दे रहे हैं DY चंद्रचूड़ साहब। अब समझते हैं वो क्रिएटिव इंटरप्रिटेशन क्या है। द न्यू इंटरप्रिटेशन रिलेट्स टू द रियल मीनिंग ऑफ द फर्स्ट प्रोविजो ऑफ आर्टिकल 200 which says that governor may send the bill back to the assembly with a request for reconsideration of the bill as a whole or certain provisions thereof। भाई आर्टिकल 200 के अंदर ये लिखा हुआ है कि भाई अगर गवर्नर के पास स्टेट के लेजिस्लेचर द्वारा पास किया गया बिल आता है तो स्टेट के लेजिस्लेचर के रिकंसीडरेशन के लिए वो बिल वापस भेज सकता है गवर्नर। फिर इसी आर्टिकल 200 के अंदर ये भी लिखा हुआ है कि रिकंसीडरेशन के बाद अगर ये बिल फिर से वापस आ जाता है तो फिर गवर्नर ओवरऑल उस बिल के ऊपर अपनी एसेंट को विदहोल्ड कर सकता है। अब देखिए आर्टिकल 200 में चीजें क्लियर तरीके से नहीं लिखी हैं। अगर आपको आर्टिकल 200 के बारे में ठीक से जाना है तो आप मेरी पॉलिटी लक्ष्मीकांत की वीडियो देखी जाके, फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है चैनल, ठीक है ना। अब जो पॉलिटिकल कमेंटेटर है, बहुत बड़े आप कह लो ऑथर हैं मिस्टर DD बासु। DD बासु की तो पॉलिटी की किताब भी आती है, यूपीएससी की तैयारी के लिए सब लोग लक्ष्मीकांत पढ़ते हैं, जो कि लक्ष्मीकांत इज अ बिट इजी। मैंने DD बासु पढ़ी है। DD बासु थोड़ी इंटरप्रिटेटिव है, थोड़ी इन्फरेंशियल है, उसको समझना आपको थोड़ा मुश्किल होगा, ठीक है ना, लक्ष्मीकांत के रिस्पेक्ट में। लेकिन DD बासु साहब का क्या व्यू है और बहुत सारे कमेंटेटर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन का क्या व्यू है, समझिए क्या बोला जा रहा है कि अगर
गवर्नर ने किसी पर्टिकुलर बिल के ऊपर एसेंट को विदहोल्ड कर दिया, तो मतलब वो बिल के लिए एक नेचुरल डेथ हो गई। समझ गए बात को? अब समझिए, गवर्नर अगर ओवरऑल उसके पास जो बिल पास हुआ क्या है राज्य के लेजिस्लेचर से, अगर गवर्नर उस बिल को राज्य के लेजिस्लेचर के पास वापस भेजता है, तो ये जो पावर है गवर्नर की, ये डिस्क्रिशनरी है। और अगर वो बिल पास होके आ जाता है वापस गवर्नर के पास, उसके बाद भी गवर्नर उस पर अपनी एसेंट को विदहोल्ड कर सकता है। समझिए बात को। बहुत सारे पॉलिटिकल कमेंटेटर्स ने आर्टिकल 200 को लेके ये बोला है कि भाई गवर्नर के पास अगर राज्य की सरकार से कोई बिल पास होके आता है, तो गवर्नर उस बिल को रिजेक्ट भी कर सकता है, उसको रिकंसीडरेशन के लिए भेज सकता है, और रिकंसीडरेशन होके अगर वो बिल फिर से गवर्नर के पास आता है, तो गवर्नर उसको फिर से रिजेक्ट कर सकता है, अपनी एसेंट को विदहोल्ड कर सकता है। ये बात बोली है डीडी वासु साहब ने, बहुत सारे लोगों ने, डीडी वासु साहब ने अपनी किताब में भी इस बात को लिखा है। लेकिन चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डीवाई चंद्रचूड़ साहब ने एक अलग इंटरप्रिटेटिव व्यू दिया है इस पर्टिकुलर आर्टिकल 200 को। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया क्या बोल रहे हैं कि भाई पहली बात, अगर तो गवर्नर को बिल को रोकना है, उसके ऊपर एसेंट को विड्रॉ करना है, वो एक अलग बात है। लेकिन अगर गवर्नर असेंबली की रिकंसीडरेशन के लिए बिल वापस भेज रहा है, तब चीजें अलग हो गई। बिल को विदहोल्ड करना अपनी एसेंट को और बिल को वापस भेजना दो अलग चीजें हैं, और ये दोनों चीजें साथ में नहीं हो सकती। समझ के बात को? तो मतलब डीवाई चंद्रचूड़ साहब यहां पे क्या बोल रहे हैं, देखिए सुनिए। By linking the withholding of assent with the sending of the bill back to the assembly for reconsideration has virtually knocked out the option of withholding assent. The judgment says that if a governor desires to withhold assent, he has to send it back to the assembly immediately for reconsideration, in which case he has no other option except to give assent. मतलब अगर गवर्नर के पास बिल आता है, तो गवर्नर उस पर विदहोल्ड कर रहा है एसेंट, मतलब गवर्नर को कुछ प्रॉब्लम है, तो जो भी प्रॉब्लम है गवर्नर को, उस प्रॉब्लम को लिख के गवर्नर उस बिल को वापस भेज दे असेंबली के पास। असेंबली उस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करेगी, वो बिल अमेंड होकर गवर्नर के पास आ जाएगा, उसके बाद तो गवर्नर को अप्रूवल देना ही देना है। मतलब डी वाई चंद्रचूड़ साहब का आर्टिकल 200 को लेकर जो व्यू है ना, वो राज्यों के फेवर में है, और वो गवर्नर की डिस्क्रिशनरी ताकत को यहां पे कम करना चाह रहा है। अब ये बात सबको पता है कि राज्य की सरकारें बिल पास करती हैं, और बहुत सारे गवर्नर्स उसको 2-3 साल तक पेंडिंग रखते हैं। ये वेस्ट बंगाल में हुआ है, ये केरला में हुआ है, और ये तमिलनाडु में लेटेस्ट तो बहुत ही जबरदस्त तरीके से हो रहा है। आर.एन. रवि साहब का मुद्दा आपने सुना होगा, केरला में मोहम्मद आरिफ खान का मुद्दा आपने सुना होगा। ठीक है भाई, अब समझिए, सुप्रीम कोर्ट ने जो पर्टिकुलर व्यू दिया है, इस पर्टिकुलर व्यू के बाद सबको लगेगा कि अब तो गवर्नर की पावर लिमिटेड हो गई भाई, कि अब तो डीवाई चंद्रचूड़ साहब खुद बोल रहे हैं कि गवर्नर असेंट को विदहोल्ड नहीं कर सकता। मतलब अगर ओवरऑल एक बिल स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली से पास होकर गवर्नर के पास आता है, गवर्नर को प्रॉब्लम है, गवर्नर ने रिकंसीडरेशन के लिए भेज दिया, अभी रिकंसीडरेशन के बाद फिर से रिकंसीडर होकर गवर्नर के पास आ गया, तो गवर्नर को अप्रूवल देना ही देना है। तो यहां पे तो डीवाई चंद्रचूड़ साहब ने राज्यों के फेवर में काम कर दिया। लेकिन अभी भी एक फ्लॉ है, एक फ्लॉ ये है कि इसके बाद गवर्नर के पास एक ये पावर बच जाती है कि वो इस पर्टिकुलर बिल को रेफर कर दे प्रेसिडेंट को, और बिल अगर प्रेसिडेंट को रेफर करता है, तो मतलब वो यूनियन गवर्नमेंट के पास चला जाएगा, ऑफिशियल्स ऑफ होम मिनिस्ट्री के पास चला जाएगा। तो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर इस बात को लेके भी प्रॉपर क्लैरिटी नहीं है कि कौन से केसेस में बिल को रेफर किया जा सकता है आपका प्रेसिडेंट के पास। अब ऐसा नहीं कि बिल्कुल कुछ भी नहीं लिखा है भाई, वो पर्टिकुलर बिल्स जो कि हाई कोर्ट की ताकत को किसी भी प्रकार से इंडेंजर करें, या देश की सोवरेनिटी को किसी प्रकार से इंडेंजर करें, देश के फेडरल स्ट्रक्चर को इंडेंजर करें, उनको प्रेसिडेंट के पास रेफर किया जा सकता है। लेकिन चीजें बहुत क्लियर नहीं है आर्टिकल 200 में। इस क्लियर ना होने के चलते ओवरऑल यहां पे गवर्नर को बहुत सा लेवरेज मिल जाता है, और इस लेवरेज के चलते अगर स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली से रिकंसीडर होके भी बिल आ गया, जैसे फॉर एग्जांपल आर.एन. रवि साहब ने रिकंसीडरेशन के लिए जो भी बिल भेजे तमिलनाडु के स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के पास, वो उसी फॉर्म में एक्सेप्ट होकर अगले दिन वापस आ गए। अब आर.एन. रवि साहब ने उनको प्रेसिडेंट को रेफर कर दिया। तो प्रेसिडेंट को रेफर करने का लॉजिक क्या है भाई? आप किस लॉजिक के हिसाब से प्रेसिडेंट को रेफर कर रहे हो बिल? कोई तो लॉजिक होना चाहिए ना, वो लॉजिक यहां पे क्लियर नहीं है। तो भले ही यहां पे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डीवाई चंद्रचूड़ साहब ने आर्टिकल 200 के अंदर स्टेट्स की पावर को फिर से रिसेट किया है, लेकिन एक लूप होल अभी भी छूट गया है, ऐसा यहां पे बोल रहे हैं पीडीटी आचार्य साहब। और यहां पे क्लियर कट डीवाई चंद्रचूड़ साहब ने यह भी बोला है कि लंबे समय तक गवर्नर अपने पास बिल को पेंडिंग नहीं रख सकता। हालांकि कोई टाइमलाइन यहां पे सुप्रीम कोर्ट ने डिसाइड नहीं किया। अगर सुप्रीम कोर्ट कोई टाइमलाइन डिसाइड कर देता ना कि इतने दिन या इतने महीने में गवर्नर को रिस्पॉन्स देना है, तब तो फिर गवर्नर रिस्पॉन्स नहीं देता तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट वाली चीजें आ जाती। लेकिन उस हद तक यहां पर नहीं घुसा है। और वैसे टाइमलाइन देखिए कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल्स में आनी चाहिए
आर्टिकल 200 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर एक संशोधन होना चाहिए, और उस संशोधन के साथ साथ क्लियर कट ये लिखा होना चाहिए कि राज्य की सरकार अगर बिल पास करती है तो गवर्नर को इतने टाइम पीरियड में बिल के ऊपर एक्शन लेना है। ये बहुत जरूरी है, एक बहुत इंपॉर्टेंट संशोधन है। इस संशोधन के होने के बाद ये जो गवर्नर्स अपनी पावर का मिसयूज करते हैं, ये मिसयूज को बहुत हद तक रोका जा सकता है, बंद किया जा सकता है। ठीक है भाई, फिर अगला, ग्रास रूट डेमोक्रेसी एज अ बल्क वर्क अगेंस्ट मस्ट। अभी छत्तीसगढ़ के अंदर स्टेट लेजिस्लेटिव इलेक्शन, ये असेंबली के इलेक्शंस हुए। ये जो असेंबली इलेक्शंस हुए हैं आपके छत्तीसगढ़ के अंदर, इसमें बोला जा रहा है ट्राइबल वोट्स बहुत मैटर करते हैं, क्योंकि ट्राइबल वोटर्स 34% वोट शेयर हैं आपके छत्तीसगढ़ के अंदर। तो इन्होंने जिस पार्टी को भी वोट कर दिया वो पार्टी यहां पे जीत जाएगी। लेकिन अब कुछ में कुछ एक्सेप्शंस भी हैं। फॉर एग्जाम्पल, कुछ डिस्ट्रिक्ट हैं जहां पे वोटिंग परसेंटेज बहुत कम था। जो मॉइस्ट अफेक्टेड इलाके हैं आपके बीजापुर और कोंटा के, वहां पे जो इलेक्शन के लिए में वोट डालने आए लोग वो केवल 3 से 4% थे। तो इतना कम आपका डिसमल टर्नआउट था। तो एक्चुअली में इन इलेक्शंस में इंसर्जेंसी, मॉइस्ट इंसर्जेंसी कितना बड़ा मुद्दा है, इस बात को लेके डाउट है। यह भी बोला जा रहा है कि जो भी पॉलिटिकल कैंपेनिंग की गई है यहां पे पॉलिटिकल पार्टीज के द्वारा, वो ट्राइबल्स के बेनिफिट के लिए भले ही की गई है, लेकिन उस बेनिफिट के अंदर भी ट्राइबल्स के रिस्पेक्ट में मॉइस्ट इंसर्जेंसी को किस हद तक खत्म किया जाएगा, इस बात को लेकर चीजें डाउटफुल हैं। जैसे बहुत सारे केसेस में इस बात पे इलेक्शन कैंपेनिंग की गई कि हाँ भाई, जो ट्राइबल्स के अंदर रिलीजियस कन्वर्जन्स कराए जा रहे हैं जबरदस्ती, हम इनको यहां पे रोकेंगे। अब इस आर्टिकल में बेसिकली यही बताया जा रहा है कि भाई देखिए, देश के अलग अलग हिस्सों में रहने वाले अलग अलग लोगों के लिए डेमोक्रेसी की पैमाने अलग अलग हो सकते हैं। वो ट्राइबल्स जो कि ऐसे इलाकों में रहते हैं जहां पे मॉइस्ट उनके सर के ऊपर बंदूक तान के बैठे हैं कि तुम सरकार का सपोर्ट मत करो। देखिए, इन मॉइस्टों ने, ठीक है ना, माओवादियों ने सरकार के खिलाफ बंदूकें क्यों उठाई? क्योंकि सरकार इनके लिए कुछ कर नहीं रही थी। अब एक्चुअली में जब सरकार ग्राउंड लेवल पे पहुंच के कुछ करना चाह रही है तो वो लोगों को सरकार के साथ इन्वॉल्व नहीं होने दे रहे हैं। वो ये बोल रहे हैं कि जो भी सरकार की तरफ से बोलेगा उसके फैमिली मेंबर्स को मार देंगे, उसको मार देंगे। तो मॉइस्टो का जो नारा है ना, ये जिस प्रकार का इलेक्शंस के अगेंस्ट बॉयकॉट वगैरह कंडक्ट करवाते हैं, इनका ये जो टूल है वो अपने आप में फर्जी है। इंपावरमेंट के लिए पॉलिटिकल इंपावरमेंट सबसे इंपॉर्टेंट होता है, और पॉलिटिकल इंपावरमेंट ही ये मॉइस्ट नहीं होना देना चाहते हैं। ये मॉइस्ट अपने हिसाब से ही ओवरऑल एक पैरेलल सरकार चला रहे हैं। एक्चुअली में इन पर्टिकुलर ट्राइबल्स के लिए जो सबसे इफेक्टिव लेजिस्लेशन रहा है इंडिया की कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री में, वो है पेसा एक्ट, प्रोविजंस ऑफ द पंचायत एक्सटेंशन टू शेड्यूल्ड एरियाज एक्ट। यहां पे ये भी बोला जा रहा है कि भले ही पेसा एक्ट को 1996 में पास किया गया, पर बहुत सारी राज्य की सरकारों ने ट्रू सेंस में पेसा एक्ट को ग्राउंड लेवल पे प्रॉपर तरीके से इंप्लीमेंट नहीं किया। तो यहां पे यह भी जरूरी है कि इन इलेक्शंस में पेसा एक्ट के रियल प्रोविजंस को इंप्लीमेंट करने का बीड़ा उठाए एक पॉलिटिकल पार्टी, और एक्चुअली में ग्राउंड लेवल पे वो प्रॉपर तरीके से इस पेसा एक्ट को इंप्लीमेंट करवाए। ये एक्चुअली में इन पर्टिकुलर ट्राइबल्स को बहुत मदद देंगे। और जब एक्चुअली में बेनिफिट इन ट्राइबल्स के पास पहुंचेगा तो डेफिनेटली मॉइस्ट इंसर्जेंसी के ऊपर से इनका जो ध्यान है वो हटेगा। तो ये सब बातें ओवरऑल यहां पे बोली जा रही। पॉलिटिकल एब्सेंटिज्म को हटाने का सबसे बेहतरीन तरीका ये है कि जो हमारी पैरामिलिट्री फोर्सेस है उनको डिप्लॉय करने के साथ साथ जो डेवलपमेंटल बेनिफिट्स हैं इनको ट्रू सेंस में पहुंचाया जाए इन लोगों के पास, ताकि, और उसके लिए भले हमको कैपिटलिस्टिक क्लास को कुछ हद तक नाराज करना पड़े, इकोनॉमिक डेवलपमेंट को जो आज के सेंस में इकोनॉमिक कैपिटलिज्म वाला मुद्दा है उससे कुछ समय के लिए अलग करना चाहे तो भी जरूरी रहेगा, क्योंकि डेमोक्रेसी को लाना पहले इन इलाकों में ज्यादा जरूरी है, और उसके लिए पेसा एक्ट को प्रॉपर तरीके से इंप्लीमेंट करवाना भी जरूरी है। फिर भाई, व्हाट डज सीओपी 28 मीन फॉर सिटीज? इस पर्टिकुलर आर्टिकल में एक ही इंपॉर्टेंट बात बोली गई है। देखिए, बाकी सब तो यहां पे इसका बैकग्राउंड इंट्रोडक्शन है। 28 कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी हुई दुबई में। इसको सब लोगों ने मिक्स बैग बोला। कुछ लोगों ने बोला बड़ा सक्सेस है, कुछ लोगों ने बोला बस बोल बच्चन करके आ गए, कुछ लोगों ने बोला चलो भाई कुछ तो किया, कुछ तो आगे बढ़े। इसको आप बोल सकते हो ग्लोबल स्टॉक टेकिंग। जो पेरिस में क्लाइमेट कॉन्फ्रेंस हुआ था 2015 में, उसके बाद क्या स्टॉक टेक हुआ है? सबसे खास बात यह है कि जो पूरा का पूरा अरेंजमेंट शुरू हुआ था, यह सीओपी 1995 में शुरू हुआ था, यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। उस समय पे 44% लोग अर्बन सिटीज में रहा करते थे। ठीक है, अब अगर आप देखो तो जब 2023 में ये चीज हो रही है सीओपी 28, 55% लोग दुनिया की आबादी अर्बन शहरों में रहती है। 2050 तक ये नंबर 68% हो जाएगा। और अगर आप अर्बन सिटीज की बात करो तो अर्बन सिटीज आर रफली रिस्पॉन्सिबल फॉर 70% CO2 एमिशंस, 76% ग्रीन हाउस गैस एमिशंस। तो बेसिकली अगर आपको
पेरिस क्लाइमेट चेंज के ऑब्जेक्टिव्स को पूरा करना है तो अर्बन सिटीज के पर्सपेक्टिव से सोचना पड़ेगा। तो इस पर्टिकुलर आप कह लो ये स्टॉक ग्लोबल स्टॉक टेक में एक तो लॉस एंड डैमेज फंड हुआ है। लॉस एंड डैमेज फंड को शुरू कर दिया गया, इसको क्लियर कर दिया गया लॉस एंड डैमेज फंड को कि यहां पे ये शुरू होगा। मिटिगेशन और एडेप्टेशन स्ट्रेटजीज के ऊपर बातचीत हुई है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज दोस्तों, यहां पे सिटीज को डायरेक्ट फाइनेंशियल असिस्टेंस जानी चाहिए, इसके ऊपर बातचीत। रफाल त्रजाकोसी ये एनवे चेयर हैं और मेयर है वॉर्सो के। इन्होंने क्या बोला, मेयर डेलीगेशंस को लीड कर रहे थे COP28 में। इन्होंने बोला कि भैया सब नेशनल गवर्नमेंट्स पे ध्यान देने की जरूरत है। भले ही एक पर्टिकुलर, जैसे कि इंडिया की सरकार यहां पे इंडिया के बिहाफ पे COP28 में पार्टिसिपेट कर रही है, लेकिन इंडिया की जो अलग अलग राज्य की सरकारें, इनको भी पार्टिसिपेट करना चाहिए। और COP28 की बाकी कंट्रीज को राज्य की सरकारों के साथ सीधे सीधे डील करना चाहिए, और राज्य की सरकार के लेवल पे सीधे सीधे पैसा और टेक्नोलॉजी आनी चाहिए, ताकि ग्राउंड लेवल पे वो चीजों को कर सके। अब आप बोलोगे ये तो फेडरल गवर्नमेंट्स को नाराज करने वाली बात हो जाएगी कि हाँ भाई, इंडिया की मेन जो सेंट्रलाइज्ड रूलिंग पार्टी है उसको आपने साइडलाइन कर दिया और अलग अलग राज्य की सरकारों के चीफ मिनिस्टर के साथ बातचीत करके आप उनको मदद पहुंचाने की कोशिश कर रहे हो। बट डेफिनेटली दिस इज अ वेरी पॉजिटिव थिंग दोस्तों। ग्राउंड लेवल पे बेसिक्स से हमें शुरू करना पड़ेगा। और ग्लोबल साउथ में जो आप कह लो सिटीज हैं वो बहुत ज्यादा वल्नरेबल हैं। तो यहां की जो सिटीज हैं उनके सिटी लीडर्स को एम्पावर करना, इनफॉर्मल सेक्टर तक एम्प्लॉयमेंट को पहुंचाना, सिटीज के लेवल पे एडेप्टेशन को पहुंचाना, खासकर उन सिटीज को जो कि क्लाइमेट इंड्यूस्ड डिजास्टर से वल्नरेबल हैं। जैसे कि आप चेन्नई जो कि एक कोस्टल इलाका है, ओके, वाइजैक हो गया कोस्टल इलाका। तो इस प्रकार के शहर जो कि कोस्ट में आते हैं, जहां पे टाइफून्स या फिर कह लो साइक्लोन्स ज्यादा आते हैं, इस प्रकार के सिटी के लीडर से डायरेक्टली आप एंगेज करिए। इनको डायरेक्ट फाइनेंशियल आर्किटेक्चर, इंफ्रास्ट्रक्चरल क्लेम्स अवेलेबल करवाइए। तब जाके ओवरऑल एक्चुअली में आप इफेक्टिव बना पाओगे इस UNFCCC के नेटवर्क को ग्राउंड लेवल पे। तो COP28 में एडेप्टेशन मिटिगेशन के ऊपर बात की, लॉस एंड डैमेज फंड के ऊपर बात की, और एक और इंपॉर्टेंट मुद्दे के ऊपर बात की है कि COP28 की कंट्रीज को, पूरे UNFCCC के मैकेनिज्म को फेडरल यानी केंद्र की सरकार के साथ इंगेज करने के साथ साथ उस पर्टिकुलर कंट्री की जो वल्नरेबल, क्लाइमेट वल्नरेबल सिटीज हैं, उनके लीडर्स के साथ सीधे इंगेज करना चाहिए। उनको सीधे इन्वायरमेंटल और इंफ्रास्ट्रक्चर और टेक्नोलॉजिकल हेल्प पहुंचानी चाहिए, ताकि ग्राउंड लेवल पे इंटरवेंशन हो सके, ना कि बस सरकारों के साथ बहसबाजी होती रहे। क्योंकि सरकार के साथ बहसबाजी होगी, सरकार अलग अलग शहरों को अपने अपने हिसाब से फंड्स रिलीज करेंगे, तो ये UNFCCC का मैकेनिज्म तब भी इफेक्टिव हो सकता है अगर सीधे सीधे सिटी लीडर्स के साथ इंगेज किया जाए। और उसकी शुरुआत इस पर्टिकुलर COP2028 ग्लोबल स्टॉक ट्रेड से शुरू हो चुकी। अलग अलग शहरों के अलग अलग टारगेट भी, जैसे कि अगर आप चेन्नई की बात करो तो चेन्नई में यह बोला जा रहा है कि क्लाइमेट एक्शन प्लान ये इस प्रकार से बना रहे हैं कि जीरो एमिशन टारगेट को 2050 तक पूरा कर लेंगे, जबकि इंडिया का टारगेट 2070 तक का है। अब ये कहने की बात है, सो करना बहुत मुश्किल है, बट एक्चुअली में सिटी लेवल के साथ इंगेजमेंट होगा तो वी नेवर नो आगे कैसी चीजें होंगी। और फाइनली शाही ईदगाह मॉस्क की सर्वे के बारे में यहां पे बात की जा रही है। देखिए, शाही ईदगाह मॉस्क एक 3 डोम मॉस्क है, मथुरा के अंदर है। इसका सर्वे कराने की बात की जा रही है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने सर्वे के यहां पे ऑर्डर्स दिए। इस सर्वे के ऑर्डर्स के अगेंस्ट जो शाही ईदगाह, देखिए ये जो इंस्पेक्शन का ऑर्डर था सर्वे का, इसको दिया था जस्टिस मयंक कुमार जैन साहब ने। ओके, इन्होंने बोला कि कैंपस में जब भी सर्वे होगा इस बात का ध्यान रखना है कि कैंपस की सैंक्टिटी बनी रहे, किसी भी रिलीजियस फीलिंग्स को हर्ट नहीं होना चाहिए। अब पिटिशनर्स का क्या बोलना है? पिटिशनर्स का बोलना है कि शाही ईदगाह मॉस्क श्री कृष्णा की जन्मभूमि के ऊपर बना है और मुगल एम्परर औरंगजेब ने उसको तोड़ दिया 1670 में, और उसके बाद ओवरऑल यहां पे शाही ईदगाह मॉस्क बना दिया। ठीक है ना? अब ये सब चीजें हैं। बाबरी मस्जिद के जजमेंट के बाद 2019 में 9 केसेस श्री कृष्ण जन्मभूमि को लेकर और शाही ईदगाह मस्जिद को लेकर ऑलरेडी मथुरा की कोर्ट में फाइल हो चुके हैं। बाद में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बोला कि यार इतने सारे केसेस फाइल हो रहे हैं नीचे कोर्ट पे, एक काम करो ये सारे केसेस इलाहाबाद हाईकोर्ट में ट्रांसफर करो। वो इलाहाबाद हाईकोर्ट में ट्रांसफर हो गए। तो इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अभी के लिए शाही ईदगाह मस्जिद के सर्वे की परमिशन दे दी। अब यूपी सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड और शाही ईदगाह मस्जिद कमेटी ने हाईकोर्ट में जाके बोला कि भाई ओवरऑल ये सही नहीं है। ये जो 13.37 एकड़ लैंड का इलाका है कटरा केशव देव का, ठीक है, इसको आप प्लेस ऑफ लॉर्ड कृष्णा बोल सकते हो। शाही ईदगाह मॉस्क वाली जमीन को आप लॉर्ड कृष्णा की जन्मभूमि मत बोलिए। इसका कोई प्रॉपर प्रूफ नहीं है यहाँ पे पिटीशन फाइल करने वाले लोगों के बाद, तो आप यहाँ पे ओवरऑल ये सर्वे कंडक्ट मत करवाइए। इसके लिए ये लोग सुप्रीम कोर्ट में भी गए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने अभी के लिए इंटरवीन करने से मना कर दिया। संजीव खन्ना साहब ने बोला कि भाई देखिए अभी सर्वे ही हो रही है, अगर आपके खिलाफ कोई एडवर्सरी ऑर्डर पास होता है तब आप हमारे पास आइएगा। तो अभी के लिए ये सर्वे यहाँ पे कंडक्ट करवाया जा रहा है।
देखिए, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट स्पेशल प्रोविजंस एक्ट 1991 सुना होगा। 15 अगस्त 1947 को जिस रिलीजियस प्लेस का जो भी आप कह लो नेचर होगा, वही नेचर रहने वाला है, वो बदलेगा नहीं। लेकिन 2020 में लखनऊ बेस्ड विश्व भद्र पुजारी पुरोहित महासंघ जी ने एक पिटीशन फाइल कर दी सुप्रीम कोर्ट के अंदर कि जो सेक्शन 4 है 1991 प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट का, इसको अल्ट्रावर्स बोलो, ये तो बहुत गलत है। इससे पहले जो मुस्लिम राजा थे उन्होंने हिंदू रिलीजियस प्लेसेस को तोड़ दिया, उसके ऊपर मस्जिद बना दिए, अब आप वो हमें उसको क्लेम नहीं करने दे रहे हो, तो इस प्रकार की बातें चल रही हैं। शाही ईदगाह मॉस्क के रिस्पेक्ट में बात की जाए दोस्तों, तो इसकी अपनी एक अलग हिस्ट्री है। देखिए, ऐसा बताया जा रहा है कि यहां पे केशव दाव टेम्पल हुआ करता था। जो हिंदू आप कह लो साइड है, वो ये कह रही है कि केशव दाव टेम्पल यहां पे हुआ करता था। इसको मुगल एम्परर औरंगजेब ने 1670 में तोड़वा दिया। ठीक है ना भाई। इस टेम्पल को 1618 में बनाया गया था औरंगजेब के ग्रैंडफादर जहांगीर के समय पे बीर सिंह बुंदेला के द्वारा। बाद में औरंगजेब के कहने पे टेम्पल तोड़ दिया गया। ठीक है ना भाई। लेकिन उस टेम्पल को पैट्रोनाइज किया गया था औरंगजेब के ब्रदर और राइवल दारा शिकोह। दारा शिकोह एक सेक्युलर बंदा था, ये बात सबको पता हो। दारा शिकोह को ही औरंगजेब मारकर गद्दी पर बैठा है, ये भी आप सबको पता है। अब 1815 में औरंगजेब की मृत्यु के बाद 1707 में औरंगजेब की मृत्यु हो गई थी। जो राजा पटनी मल है बनारस के, उन्होंने 13.77 एकड़ के लैंड को ईस्ट इंडिया कंपनी से खरीद लिया। बाद में उनके डिसेंडेंट्स ने यह लैंड 13,400 रुपए में जुगल किशोर बिरला को बेच दिया। फिर श्री कृष्ण जन्मभूमि ट्रस्ट बनाया यहाँ पे। उन्होंने 1951 में ओनरशिप राइट्स ले लिए टेम्पल के और 13.77 एकड़ लैंड भी ले लिया। लेकिन इस लैंड का एक छोटा सा हिस्सा शाही ईदगाह मस्जिद ट्रस्ट को दे दिया गया, जहां पे मस्जिद एग्जिस्ट होता है। अब ये बोला जा रहा है कि ये पर्टिकुलर इलाका ओवरऑल हिंदू धरती है और यहां पे पहले कृष्ण जन्मभूमि थी, उसके ऊपर ही मस्जिद बनाया गया है। लेकिन ओवरऑल जो मुस्लिम पार्टी है वो ये बोल रही है कि इसके कोई प्रॉपर साइंटिफिक और हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स अवेलेबल है नहीं, तो ये जो हिंदू साइड है वो झूठ बोल रही है। सर्वे कराने का ऑर्डर दे दिया है इलाहाबाद हाई कोर्ट ने। इस सर्वे से थोड़े साक्ष्य और थोड़े प्रूफ बाहर निकल के आएंगे। अब क्या प्रूफ निकल के आता है, हम बस यही उम्मीद कर सकते हैं कि जो कम्युनल शांति है वो बनी रहे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स। आज का एडिटोरियल और करंट अफेयर्स यहाँ पे हम खत्म कर देते हैं। आई होप आपको लेक्चर में मजा आया हो दोस्तों। मेंटरशिप प्रोग्राम आपके लिए अवेलेबल है, आप चाहें तो मेंटरशिप प्रोग्राम ऑप्ट कर सकते हैं। इस समय पे एक डिस्काउंट भी अवेलेबल है। क्रिसमस न्यू ईयर 2023 कूपन कोड है। जब आप इस कोर्स को खरीदने पाओगे, ये कूपन कोड आपको वहीं पे एक्टिव मिल जाएगा। आप चाहें तो इस कोर्स में एनरोल करवा सकते हैं और अपनी पढ़ाई को एक इंस्टीट्यूशनल और प्रॉपर तरीके से कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स। आई होप लेक्चर में आपको मजा आया। थोड़ा लंबा हो गया, बट ऑब्वियसली बात है, 1-2 दिन की न्यूज़ है तो लंबा हो जाएगा। अगला 20, 21, 22, 23, 24 भी जल्दी कंप्लीट हो जाएगा। थैंक यू फॉर